तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल NEX वुल्फ में। एपिसोड की शुरुआत में एक टास्क का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जहां पर टास्क है कि आपको येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल बिल्डिंग में 3 मिनट के अंदर पहुंचना होगा। काइंडनेस टिप का पहला पॉइंट, अगर आप लंबे समय तक इस जगह पर रुकते हैं तो मिस्ट्री द्वारा आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है अमेजिंग एक्सपीरियंस अभी बस शुरू हुआ है, तो रास्ते में अपनी जिंदगी को खो ना देना। काली अंधेरी रात में लैंप पोस्ट के नीचे एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहता है अपने आप से कि ये सब कुछ कितना ज्यादा रियल लग रहा है। वार्म और ह्यूमिड वेदर में भी ये लैंप पोस्ट कितना ज्यादा ठंडा है। मिट्टी, पेड़ और मॉइस्चर तीनों ही एक दूसरे में मिल चुके हैं। ये सारी चीजें कितनी ज्यादा फेमिलियर है, लेकिन इस स्मेल को बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। हर कोई कहता है कि ये मिस्टीरियस वर्ल्ड पहले एक रियल वर्ल्ड हुआ करता था, लेकिन जब मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया तब मुझे ये सारी चीजें रीजनेबल लगती है। अब सीन स्कूल के अंदर 10 मिनट पहले का दिखाया जाता है, जहाँ सारे स्टूडेंट एक दूसरे से बात करने में लगे हैं। ये मोटू जाता है एक शांत लड़के के पास और उससे कहता है कि तुम्हें इतना शांत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट को पास करने का तुमने रास्ता ढूंढ लिया है, तो मेरी मदद करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये लड़का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम किससे भीख मांग रहे हो। मिस्टीरियस वर्ल्ड ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे ये गुड लुक्स ट्रायल को पास करने में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इससे बेहतर तो यह है कि तुम मुझसे भीख मांग लो तो मैं तुम्हारी शायद मदद कर दूं। हैंडसम बॉय मुंह बनाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे गुड लुक से इतने ज्यादा जेलस हो तो तुम मेरे मुंह पर कह सकते हो। तुम्हें बोरिंग एनवियस पर्सन की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाकर बोलता है कि सारे लोग अपने मुंह को बंद करो, प्रिंसिपल आ चुकी है। सारे छात्र उठकर प्रिंसिपल को ग्रीट करते हैं। हैंडसम बॉय उबासी लेते हुए हमें बताता है कि मेरा नाम है जियांग ची, मैं एक ट्रेवलर हूँ जो दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आया है और ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बस थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये रियल वर्ल्ड से कुछ बढ़कर है। इसे एक मिस्टीरियस वर्ल्ड कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्रिंसिपल अपने साथ एक मशीन लाई है जिसमें क्रिस्टल और टाइम दोनों ही है यार। स्टूडेंट से वो कहती है कि तुम लोगों को नर्वस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार पहले के मुकाबले में सेफ्टी लेवल हाई है, तो तुम लोग पीसफुल माइंड से अपना ये टेस्ट दे सकते हो। एक ओवर कॉन्फिडेंट बॉय बोलता है कि टीचर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस टेस्ट को आसानी से पास कर लेंगे। उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रीवियस टीचर ने भी सेम बातें बोली थी। उसकी साइड वाली लड़की कहती है अगर मेरा रिजर्वेशन अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है तो ये सब कुछ करना मैं छोड़ दूंगी। लड़का कहता है कि तुम्हें इतना कावर्ड नहीं होना चाहिए, क्या तुम अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती। लड़की कहती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन साथ में मैं जिंदा भी रहना चाहती हूँ। जियांग कहता है जब फर्स्ट टाइम ये मिस्टीरियस वर्ल्ड अपेयर हुआ था, पता नहीं ये कब और कहां पर से आया, लेकिन इसने जिसको चाहा उसे अपने अंदर खींच लिया। इसीलिए लोग इस मिस्टीरियस वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से इतना ज्यादा डिफरेंट मानते हैं। हाथ में मोबाइल, मुंह में सिगरेट, बड़े शांति से बेचारा ये आदमी पोटी कर रहा था मोबाइल देखते हुए। इस बंदे को किसी चीज का एहसास होता है और उसके सामने में एक डरावना खौफनाक सा आदमी आ जाता है जिसका खोपड़ी खुला हुआ है, मुंह खून से सना हुआ है। उसे देखने के बाद ये बंदा तो शॉक हो जाता है। इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में ऐसे खौफनाक लोगों को मिस्ट्री कहा जाता है जिनका इंडिविजुअल रैंक होता है। बेचारा आदमी शांति से पोटी कर रहा था, उसके जो पोटी निकलने वाला था ना वो भी अब अंदर जा चुका है और ये खौफनाक आदमी अपने साथ में कुछ वेपन लेकर आया है। जियांग दोबारा कहता है अगर कोई स्ट्रॉन्गेस्ट SSS लेवल का मिस्ट्री है तो इजीली वो किसी भी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये डिस्ट्रक्शन हमें तब तक देखने को मिला जब तक कि चैलेंजर्स ने मिस्टीरियस वर्ल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था और फॉरबिडन आइटम जिसे स्लाइस स्टोन कहते हैं वापस नहीं लाया गया था। स्लाइस स्टोन की मदद से मिस्टीरियस वर्ल्ड में जो लोग अचानक से खींच लिए जाते थे ये सब कुछ धीरे धीरे बंद होने लगा। अब लोग मिस्टीरियस वर्ल्ड में अपनी मर्जी से जा सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, और वो चाहे तो उनके पास में ये चांस है कि रियल वर्ल्ड में वो वापस भी आ सकते हैं। कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा तो उसे सीक्रेट मिस्टीरियस वर्ल्ड के चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। टीचर कहती है कि चलो मेरे बच्चों अब तुम्हारा समय हो गया है, मैं तुम लोगों के वापस आने का इंतजार करूंगी। अगर तुम लोग कंप्लीटली श्योर नहीं हो तो रिजर्वेशन काउंट 0 होने से पहले ही तुम लोग वापस आ सकते हो। जियांग कहता है और आज मैं भी इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एंटर करने वाला हूँ। टीचर कहती है मेरे छात्रों काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1। टीचर स्लाइस स्टोन के बटन को प्रेस कर देती है, तभी इस स्टोन से एक तेज रोशनी निकलती है और टीचर कहती है तुम लोगों के मिस्टीरियस चैलेंज ऑफिशियली आज ओपन होता है।
हम जियांग को देखते हैं जो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की सैर कर रहा है अपना स्टेटस विंडो देखते हुए, जहां कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन है कैरेक्टर जियांग ची लेवल 0, स्ट्रेंज पावर 50, आइटम नहीं है, नंबर ऑफ रिजरेक्शन 1। जियांग अपने आप से कहता है कि आखिर मेरा स्ट्रेंज पावर यानी कि एसपी 50 पॉइंट क्यों है। नॉर्मली तो स्टूडेंट्स को 10 पॉइंट ही स्ट्रेंज पावर दिया जाता है, तो क्या ये मेरे जैसे हैंडसम लोगों के लिए एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है? तो क्या यही वो लोकेशन है जहां मेरा चैलेंज स्टार्ट होगा? इस ट्रिप को करने में मुझे आधा घंटा लग गया, वहां पहुंचने में अब मुझे और 10 मिनट लगेंगे। येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल काफी अच्छा नाम है, बस मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें अच्छी से हो जाए। लेकिन जियांग के पीछे में एक भूत टाइप की महिला आकर कहती है कि हेलो गुलू गुलू गुलू। इस आवाज को सुनकर जियांग का बॉडी कपकपाने लगता है। लेडी अपना हाथ जियांग के कंधे पर रखती है। जियांग घबराते हुए मन में कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शुरुआत में ही मेरा सामना मिस्ट्री से हो गया शायद। लेडी दोबारा कहती है कि हेलो हैंडसम गुलू गुलू गुलू। जियांग के गाल और उसके कमर को सहलाते हुए ये लेडी कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जियांग अजीब सा मुंह बनाकर लेडी को देखना तो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो साइड की तरफ में देखता है जहां पर अब ये लेडी अपने मास्क को उतारने लगती है और उसके होठ हम लोगों को फटे हुए दिखाई देते हैं। और लेडी बोलने लगती है कि अगर ऐसी ही बात है तो जल्दी मुझे बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ? और अपने पास से एक खतरनाक सीजर को निकाल लेती है, उसका पूरा मुंह फटा हुआ है। वो एक गोस्ट लेडी है। जियांग बहुत घबराते हुए बोलता है कि ये विमेन तो बहुत ज्यादा भयानक है। दरअसल जियांग ने इसे कुचिसा के ओना कहा था, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। फिर अपने मन को शांत करते हुए बोलता है नहीं, मुझे अपने आप को शांत कर लेना चाहिए। आखिर उसके मुंह का गेप थोड़ा सा ज्यादा ही तो है नॉर्मल लोगों के मुकाबले। टीचर ने मुझे बताया था कि इस क्लास के लोगों से कैसे डील किया जाता है, तो मुझे थोड़ा सा बस सोचने की जरूरत है। लेकिन शायद ये मेरी बदकिस्मती है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। जो भी टीचर ने सिखाया था मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ। और ये कुचिसा के ओना गोस्ट लेडी अपने सीजर को जियांग के गले के ऊपर में डालते हुए बोलने लगती है कि चलो अब मुझे बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? जियांग के साथ दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मौत उसके जस्ट सामने में खड़ी है। आखिर क्या करेगा हमारा जियांग? क्या वो इस गोस्ट लेडी का सामना करेगा या फिर वो यहाँ से भाग जाएगा? पता नहीं क्या होगा, जो होगा मजा आएगा। लेकिन हम जियांग को देखते हैं जो बोलता है अबे बे अबे बे 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 अबे अबे बे अबे बे अबे बे करते हुए वो इस गोस्ट लेडी के साइड से निकलने लगता है। यार गोस्ट लेडी कंफ्यूज होकर जियांग को देखने लगती है कि वो ये क्या अजीबो गरीब सी हरकतें कर रहा है। लेकिन जियांग अपना रफ्तार पकड़ते हुए बोलता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला गोस्ट लेडी, तो हम दोबारा कभी भी वापस नहीं मिलेंगे। और वो तेजी से भागने लगता है। गोस्ट लेडी तो जियांग को इस तरीके से भागता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाती है। यार पीछे मुड़ते हुए जियांग उसे चिढ़ाकर बोलने लगता है मेरे पास एसपी का ब्लेसिंग है यार, फिजिकल टेस्ट में मैंने 10 सेकंड में 100 मीटर को पार किया है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे स्पीड को मैच कर पाओगी। लेकिन जियांग की बदकिस्मती, गोस्ट लेडी भागती हुए उसके जस्ट बाजू में आ चुकी है। यार पूछने लगती है तो मुझे बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? जिसे देखने के बाद तो जियांग के और होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरे पास कब पहुंच गई? गोस्ट लेडी जियांग दोनों साथ साथ में भाग रहे हैं। गोस्ट लेडी चिल्लाती हुए बोलती है क्या तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा? मैं तुम्हें अपने समान ब्यूटीफुल बना सकती हूँ। जियांग घबराते हुए बोलने लगता है कि तुम जो भी कुछ बोल रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे जापानीज तो आती ही नहीं है। क्या तुमने अभी हग्गू पद्दू कहा? गोस्ट लेडी जियांग के आगे जाकर अपने सीजर को जियांग के तरफ दिखाते हुए कहने लगती है तो मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? लेकिन आखिर कब तक भागता रहेगा हमारा जियांग? वो अपने हाथ को आगे करते हुए कहता है कुचिसा के ओना प्लीज आप रुक जाइए। पहले तो वो कुछ सेकंड गोस्ट लेडी के आंखों में देखता है। यार गोस्ट लेडी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जियांग बैक फ्लिप मारते हुए गोस्ट लेडी से थोड़ा सा दूर चला जाता है और अपना थम्स अप दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता मैं भी हैंडसम हूँ? गोस्ट लेडी फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने मन में कहती है क्या ये आदमी पागल है? दोबारा गुस्से में जियांग को भगाती हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? और जियांग घबराकर भागते हुए कहने लगता है गोस्ट लेडी क्या तुम्हारे दिमाग का स्क्रू हिला हुआ है? आखिर तुम मुझे ही चेस क्यों कर रही हो? तुम्हारे पास जाने के लिए कितने डायरेक्शन है, लेकिन तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। जियांग और गोस्ट लेडी दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं और एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए तैयार। लेकिन जियांग परेशान होकर अपने मन में कहता है आखिर ये किस तरीके की मिस्ट्री है? जब ये हाई हील्स पहनती है सचमुच में बहुत अच्छी लगती है। गोस्ट लेडी जियांग की तरफ आगे बढ़कर कहती है क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? जियांग गोस्ट लेडी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने मन में कहता है दूसरी बात
आखिर तुम एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट क्यों कर रही हो? गोस्ट लेडी अपने खतरनाक सीजर अटैक को तैयार कर लेती है। सीजर हवा में लहराने लगता है और जियांग के तरफ उसका एम है और अपने मन में गोस्ट लेडी कहती है कि ये बच्चा बहुत ज्यादा कनिंग है, ये जानबूझकर मुझसे बातें नहीं कर रहा। अपने परफॉर्मेंस की भलाई के लिए मुझे इसे आज सफर करवाना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे रूल के अगेंस्ट जाकर अपने एसपी को क्यों ना यूज करना पड़े। गोस्ट लेडी ने अपने खतरनाक सीजर अटैक को जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे की तरफ में भेज दिया है। जियांग अब इस सीजर अटैक को अपने ऊपर होता हुआ देखकर एक आंख खोलकर कहने लगता है, क्या अब मेरा जिंदगी यहीं पर खत्म होने वाला है? अचानक से एक डार्क मिस्टीरियस सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि मिस्टीरियस थ्रेट डिटेक्ट किया गया है, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। जियांग को बचाने के लिए एक डार्क शील्ड उसके सामने में आ जाता है। सीजर डार्क शील्ड को पार नहीं कर पाता। गोस्ट लेडी शॉक होकर कहती है कि आखिर अभी ये हुआ क्या, कोई चीज है जो मेरे अटैक को ब्लॉक कर रही है? डार्क सिस्टम सामने आकर कहता है कि धोखे और झूठ ने इसके हाथ खून से रंग दिए, अगलीनेस और लोनलीनेस ने इसे वेंजफुल बना दिया, लेकिन कौन जानता है कि ये लंबे समय से किस और अपनेपन के लिए तरस रही है। डार्क सिस्टम को अपने सामने में देखकर जियांग तो पहले शॉक हो जाता है, फिर वो खुश होते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए गोल्ड फॉर्च्यून ट्रेजर है, फाइनली अब ये मेरा हो गया। फिर गोस्ट लेडी पर चिल्लाते हुए कहता है, ठीक है बदसूरत गंदी मॉन्स्टर, आज मैं तुझे पकड़ कर रहूंगा। गोस्ट लेडी कंफ्यूज हो जाती है। अब जियांग हंस ही रहा था कि एक और नोटिफिकेशन आकर कहता है कि एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद सिस्टम डिसअपेयर हो जाएगा। जियांग बौखलाते हुए बोलता है, क्या ये कोई चीट सिस्टम नहीं था, बस एक ब्रोकन प्रॉम्प्ट था, क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रहे हो? और डार्क सिस्टम डिसअपेयर हो जाता है। जियांग शॉक होकर अपने कपड़ों पर ढूंढते हुए कहता है कि आखिर मेरा हेरिटेज स्वॉर्ड कहाँ है, मेरा अल्टीमेट वेपन कहाँ है, मेरा ऑलमाइटी ड्रैगन कहाँ पर है? क्या बस ये एक रैंडम हिंट वाला सिस्टम है? लेकिन अभी इस लेडी ने जो सीजर अटैक मेरे ऊपर में किया था उसे सिस्टम इंटरफेस ने सामने आकर ब्लॉक कर दिया था। गोस्ट लेडी सीरियस आवाज में कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टीज करने की? मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उस आदमी से नफरत करती हूँ जो मुझसे फ्लर्ट करता है। जियांग परेशान होकर पीछे देखते हुए अपने मन में कहता है कि कुची साके ओना अब गुस्सा हो गई है, मेरे ख्याल से वो अब मुझे जान से मार देगी। मैं बहुत बड़ा गधा था जो सिस्टम की बातों पर आकर ये सब कुछ कर बैठा। गोस्ट लेडी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। वो जियांग से कहती है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ? बोलकर चिल्लाकर ऐसे तरीके से पूछती है कि इसका भयानक चेहरा अब हम लोगों के सामने में आ जाता है। और ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावना है क्योंकि उसके मुंह अब पूरी तरीके से खुल चुके हैं, उसके होंठ फटे हुए हैं, उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा लंबी है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और खोलेगी तो जियांग को भी वो निगल सकती है। लेकिन जियांग सीधा जाकर गोस्ट लेडी के पीठ पर अपना एक हाथ रखता है और दूसरे हाथ को उसके कमर पर रखता है। गोस्ट लेडी को नीचे की तरफ में झुका देता है। गोस्ट लेडी इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जियांग प्यार भरी नजरों से गोस्ट लेडी को ही देखे जा रहा है मुस्कुराते हुए। गोस्ट लेडी घबराती हुए बोलने लगती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जियांग तो कुछ भी नहीं बोलता, फिर लेकिन अपने मन में कहता है कि डार्क सिस्टम ने मुझे कई सारे क्लू दिए थे, इन क्लू में ही आंसर छुपा हुआ है, मुझे बस अच्छे से सोचने की जरूरत है। और उसे याद आता है एक किस और अपनापन। जियांग रोमांटिक होते हुए कहता है, मेरी प्यारी रसमलाई, मेरी बात को गौर से सुनो। एक बार की बात है, एक लड़की मुझसे जेन्युइनली लव करती थी, लेकिन मैंने उसके प्यार को अप्रिशिएट नहीं किया और जब वो मुझसे बिछड़ गई तब मुझे जाकर उसका एहसास हुआ और उसका रिग्रेट आज भी मेरे दिल पर है। अगर ऊपर वाले ने मुझे दूसरा चांस दिया। और इसकी बात को काटती हुए गोस्ट लेडी कहती है कि आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो? जियांग शांत हो जाता है। जियांग बहुत सारे बहाने सोचने के बाद कहता है, क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर भरोसा करती हो? गोस्ट लेडी कंफ्यूज होकर कहती है कि आए आखिर ये बोल क्या रहा है? लेकिन जियांग बिना देरी के अपने होठों को गोस्ट लेडी के होठों से मिला लेता है। इस चीज से गोस्ट लेडी कंफ्यूज और शॉक हो जाती है। वो ब्लश करती हुए कुछ कहने की कोशिश तो करती है, लेकिन जियांग इतना ज्यादा डीप किस कर रहा है कि बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती। लेकिन जियांग तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। अरे भाई थोड़ा सा रुक जा, क्या पूरा ही चूस लेगा? किसी और के लिए भी छोड़ ले। लेकिन ये क्या, गोस्ट लेडी ने सरेंडर कर दिया है। वो भी जियांग को किस बैक कर रही है। दोनों ही एक दूसरे में लगे पड़े हैं, दोनों ही चूसे जा रहे हैं। एक बहुत लंबी किस के बाद अब जियांग अपने मुंह को पीछे के तरफ में कर देता है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो है इनका लार। और हमारी गोस्ट लेडी तो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है कंफ्यूज होकर। अब हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि जियांग ने सारी रसमलाई चाट डाली है। जियांग अब बहुत बुरी तरीके से हाफने लगता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से गोस्ट लेडी को किस कर रहा था, लेकिन गोस्ट लेडी तो अभी भी कंफ्यूज है। गोस्ट लेडी को जैसे ही ये रियलाइज होता है कि जियांग ने अभी उसके साथ में क्या किया और वो भी उसके साथ में लगी हुई थी, तब गोस्ट लेडी ब्लश करके अपने चेहरे को
छुपाते हुए बोलती है कि तुम बहुत बड़े बास्टर्ड हो। और जियांग अपने मन में कहता है अगर मैं ब्लड के टेस्ट को छोड़ दूं तो बाकी चीजें बहुत ज्यादा स्वीट थी। इन शॉर्ट वर्ड, मजा आ गया। गोस्ट लेडी अब जियांग से पीछे हटने लगती है। ब्लश करते हुए वो बोलती है कि मेरा नाम शियाओली है। लगता है जियांग के किस की वजह से गोस्ट लेडी को जियांग से प्यार हो चुका है। वो भागते हुए कहती है कि तुम बस इंतजार करो मेरे बदले का। जो कुछ भी आज तुमने मेरे साथ में किया है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी। अब शाओली यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन जियांग के होठों पर हमें ब्लड दिखाई देता है। वो सामने के तरफ में ही देख रहा है शांत होकर, लेकिन जियांग के चेहरे को देख के पता चलता है कि वो ये किस करने के बाद कितना ज्यादा खुश है। वो कहता है कि इस कुची साके ओना के साथ किस करने के बाद बहुत मजा आया। उसका मौत का टेस्ट बहुत ही स्वीट था यार। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि आपको बहुत बधाई, आपने कुची साके ओना का हिडन मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। रिवॉर्ड के तौर पर आपको F ग्रेड फॉरबिडन आइटम ब्लड सीजर दिया जाता है जो आपसे जुड़ा रहेगा। ब्लड सीजर जियांग के पास आने लगता है। जियांग ब्लड सीजर को देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक फॉरबिडन आइटम मिलेगा, वो भी शुरुआत में ही। यहां तक कि इसका जो ग्रेड है वो F में है जो कि लोएस्ट है, लेकिन फिर भी इसकी कीमत 1 लाख पॉइंट के बराबर है जो बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। ब्लड सीजर के बारे में बताया जाता है फॉरबिडन ग्रेड F, फॉरबिडन डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ बाल ही नहीं काटता, बहुत कुछ काटता है। आइटम कुचिसाके ओना के द्वारा छोड़ा गया है, इसको ट्रेड नहीं किया जा सकता। जियांग खुश होकर ब्लड सीजर को देखते हुए मन में कहता है तो चलो ठीक है, अब प्रोटोगोनिस्ट का ऑरा मेरे बॉडी में आ चुका है तो मैं बिल्कुल भी कावर्ड नहीं हो सकता। नोटिफिकेशन सामने आकर कहता है कि आप सक्सेसफुली येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। आपका मेन टास्क है एक नर्स के तौर पर अपने पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखना। टास्क का टाइम है 7 दिन। ये एक हिंट सिस्टम है जिसका पहला पॉइंट है अच्छा नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप से आपके यहाँ पर पॉइंट ऐड होगा। अगर पेशेंट गुस्सा हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। सेकेंड पॉइंट है आपको अंधेरा होने के बाद शांति से सो जाना है, आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी। टास्क की डिफिकल्टी लेवल है E। जियांग हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या कोई यहाँ पर है जो मेरी बात सुन रहा है यार। तभी हम एक हाई हिल्स पहने हुए लेडी को देखते हैं जो जियांग के साइड में आ गई है और उसे देखते हुए जियांग कंफ्यूज हो जाता है। और ये एक नर्स है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहती है अच्छा तो तुम न्यू कमर हो, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम है जियांग ची। मुझे देखने दो, तुम्हारे अंडर में 4 पेशेंट है जिनकी तुम्हें देखभाल करनी है, तो तुम्हें यहाँ रात के समय में अपनी ड्यूटी करनी होगी। वैसे एक फीमेल पेशेंट है जिसका रूम नंबर है 401, उसे स्पेशल सर्विस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले तुम चलकर उसकी देखभाल करो। सेक्सी नर्स आगे की तरफ बढ़ चुकी है और पीछे की तरफ हिचकिचाते हुए जियांग कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे अलावा यहाँ पर कोई काम करता है या नहीं। नर्स कहती है कि तुम काम करते हुए सारी चीजों को जान जाओगे। सेक्सी नर्स क्रिपी स्माइल करते हुए बोलती है कि वैसे भी यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो वक्त से पहले मारे जा चुके हैं, भले ही वो कचरा क्यों ना हो, लेकिन उनका टेस्ट बहुत ही लजीज होता है। और नर्स के मुंह से लार टपकने लगता है इन सारी चीजों को इमेजिन करके। लेकिन इसके अलावा ये जो नर्स है वो काफी ज्यादा लस्टफुल दिखती है। जियांग परेशान होकर अपने मन में कहता है क्या एक पर्सन बिगिनिंग में ही मारा जा चुका है। और नर्स के शब्दों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि उस पर्सन को खा भी लिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोबारा रिजोरक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या। जियांग 4th फ्लोर पर पहुंच चुका है और वो अपने 401 को स्पेशल सर्विस देने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है तो यहाँ पर तो किसी नर्स की ड्यूटी होनी चाहिए थी, आखिर मुझे यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा। वैसे तो इस फ्लोर पर 8 रूम है, लेकिन 4 रूम को पेशेंट द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। ये काफी अच्छा है, इससे वर्कलोड आधा हो जाएगा जो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी ये लेवल E का मिशन है जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, मुझे जल्दी से 401 पर जाकर देखना चाहिए। रूम नंबर 401 का नजारा तो कुछ ज्यादा ही भयानक है क्योंकि किसी ने अपने हाथ को खून से रंग कर डोर पर लगाया है और दरवाजे पर हम लोगों को खून के कई सारे धब्बे दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद जियांग की तो हालत खराब हो जाती है। अपने मन में कहता है कि शांत हो जाओ, अंदरूनी शांति, अंदरूनी शांति। ये बस देखने में ही हार्ड लग रहा है, बाकी चीजें सरल हो जाएगी। हिंट सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि इस रूम का पेशेंट बहुत ज्यादा नॉइजी है, जब तुम एंटर करोगे तो तुम्हारे ऊपर ह्यूमन हेड से अटैक हो सकता है। भले ही वो तुम्हें ज्यादा डैमेज ना दे सके, लेकिन एक बार जो पेशेंट के सामने में नर्स का प्राइड गिर जाता है, ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। जियांग स्माइल कर अपने ब्लड सीजर को निकालते हुए कहता है ये सचमुच में एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है। जियांग
अपने पैरों से डोर के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है चलो मस्ती के लिए इस हेड को स्मैश करते हैं क्योंकि ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है बेबी। जियांग के सामने में हल्ला करता हुआ ये सर उड़ता हुआ आ चुका है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है, लेकिन जियांग अपने ब्लड सीजर को निकालकर उस हेड के ऊपर में अटैक करके उसे फ्लोर पर रगड़कर उसे कूटना शुरू कर देता है और बोलता है कि और हल्ला कर, इसके बाद तू कभी हल्ला नहीं कर पाएगी यार। जैसे ही जियांग सामने का नजारा देखता है, जिस लड़की का ये हेड है उसका धड़ सामने में खड़ा है, साथ में एक साइड में बच्ची है और एक लड़का भी। इस रूम का माहौल पूरा शांत हो चुका है यार। ये लड़का परेशान होकर सामने की तरफ में देखता है यार, इसके ज़बान से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। बच्ची अपने टेडी बियर को पकड़े हुए सामने में एक खौफनाक मंजर देख रही है जहां पर जियांग ने बड़ी ही बेरहमी से सर के ऊपर में अटैक करके उसे कुचल दिया था। और जियांग अपने हाथ को साफ करते हुए कहने लगता है कि आखिर किसने मुझसे कहा था कि ये जगह बहुत ज्यादा नॉइजी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये तो काफी शांत जगह है। बच्ची पैनी निगाह से जियांग को देखती हुए अपने मन में कहती है कि आखिर इसके साथ में हुआ क्या है, वो तो बस इसके साथ में मजाक कर रही थी, लेकिन इसने अपने सीजर से उसके हेड के ऊपर में अटैक करके बहुत बुरी तरीके से उसे स्मैश कर दिया। इसका पावर और सीजर दोनों ही स्ट्रेंज, जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। जियांग हाथ उठाकर स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुम लोगों का नया नर्स हूं और हेड नर्स ने मुझे कहा था कि तुम में से किसी एक को स्पेशल सर्विस की जरूरत है, तो जल्दी से अपने हाथ खड़े करो। जियांग के नीचे से आवाज आती है ब्रदर नर्स, वो मैं थी जिसने आपको बुलाया था। और जियांग नीचे की तरफ में झुककर उसे देखते हुए बोलता है मैं माफी चाहता हूं, तुमने मुझे बुलाया था, मैं जल्दी से इस सीजर को तुम्हारे सर से बाहर निकालता हूं। हिंट सिस्टम कहता है कि कमीने ह्यूमन, एक बार ये चीज मेरे सर से निकल जाए उसके बाद मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगी। ये हिंट सिस्टम अपने होस्ट के अपोनेंट के मन की बातों को बताता है यार। जियांग इसे पढ़ने के बाद शांत होता है और हेड कहता है कि ब्रदर नर्स, आखिर आप इसे निकाल क्यों नहीं रहे, जल्दी से मेरी मदद कीजिए इसे निकालने में। यार जियांग बहुत ज्यादा फायर्ड अप होकर अपने सीजर को दोनों हाथों से पकड़कर इस हेड का बहुत ही बुरा हाल करता है। बच्ची और ये लड़का इस हेड का इतना बुरा हाल देखकर घबराते हुए चिल्लाते हैं यार। जियांग के चेहरे पर लगा है इस हेड का खून और वो कहता है उप्स, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और अपने हाथों से अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा हेड इतना ज्यादा कमजोर होगा। इस लुक में जियांग साइकोपैथ लग रहा है। मुझे तो एफ रैंक किलर की याद आ गई जिसे मैं एक्सप्लेन किया करता था, उसे करने में मजा ही अलग था, बस व्यू थोड़ा सा कम हो गया, इसी वजह से मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। हिंट सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि ये शो ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से गया, नेक्स्ट टाइम ये पेशेंट्स आपसे घबराएंगे और आपकी हर बातों को मानेंगे। जियांग अपने ब्लड सीजर को कांधे पर रखते हुए स्माइल कर कहने लगता है एक्सक्यूज मी, तो अब मैं क्या जान सकता हूँ तुम में से किसी को क्या स्पेशल सर्विस चाहिए? लड़का और बच्ची दोनों बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेशल सर्विस नहीं चाहिए। जियांग बिना सर वाली लड़की से कहता है तो मुझे बताओ तुम्हारे सर को दोबारा धड़ पर रख दिया जाए? और बिना सर वाली लड़की कहने लगती है नहीं 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 नहीं, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को दोबारा से हील कर लूंगी, आपके स्पेशल सर्विस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बिना मुंह के ये बात कैसे कर रही है, इसका पिछवाड़ा से आवाज तो नहीं निकल रहा। अब एक पीछे से आवाज आती है कि रूम नंबर 402 में नंबर 3 के नर्स को बुलाया जा रहा है। जियांग अपने मन में कहता है क्या अब कोई एडिशनल टास्क दिया जा रहा है? मेरे ख्याल से हेड नर्स ने मुझे बताया था टास्क कंप्लीट होते ही 6 बजे के बाद अपने वर्क से मुझे घर वापस जाना है। जियांग के सामने में हिंट सिस्टम आता तो है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, जिसे देखकर स्माइल करते हुए जियांग मन में कहता है यहाँ कोई सिस्टम हिंट शो नहीं कर रहा, जिसका सीधा मतलब है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जियांग घबराते हुए डोर ओपन करके कहता है कि मैं जान सकता हूँ कि बेड नंबर 3 का पेशेंट कौन है? एक बहुत ही गंदी शकल का लेकिन सेक्सी बॉडी वाली महिला सामने में आती है यार। वो क्रैक 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 करके आवाज कर रही है यार। तेजी से वो जियांग की तरफ में बढ़ती है और जियांग घबराते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ? लेकिन ये भद्दी शकल लेकिन सेक्सी बॉडी वाली लड़की क्रैक 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 करके एक डायरेक्शन की तरफ में इशारा करती है। जियांग भद्दी शकल सेक्सी बॉडी वाली महिला को साइड करता है और उल्टा टंगा हुआ आदमी कहता है कि वो तुम्हें बता रही है कि यहाँ एक ऐसा लड़का है जिसे शांत करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है यार, वो एक बच्चा है। उल्टा टंगा आदमी बच्चे की तरफ दिखाते हुए बोलता है कि देखो ये है वो बच्चा जिसे तुम्हें शांत कराना है यार। पीछे से जियांग बोलता है ये तो बहुत ही सिंपल सा काम है, क्या तुम लोग इतना छोटा काम भी अपने आप से नहीं कर सकते? उल्टा टंगा आदमी बोलता है कि रुको, अगर ये काम भी हम ही करेंगे तो तुम्हारे नर्स होने का क्या मतलब? और जियांग बोलता है कि ब्रो
जो तू बोल रहा है ना उस बात पे सेंस तो है और बहुत सारा सेंस है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि अगर मैं इसे नहीं संभालूंगा तो इसके साथ में क्या होता है, क्योंकि मैं इसकी ग्रैंडमा भी तो नहीं हूं ना जो जिंदगी भर इसका ख्याल रखे यार। जियांग जाकर बच्चे को उठाता है और पीछे की तरफ से हिंट सिस्टम आकर बोलता है, सिस्टम वार्निंग, अगर नर्स ने अपने जॉब को अच्छे से नहीं किया तो पेशेंट नर्स को खा सकता है और हेड नर्स भी कुछ भी नहीं करेगी। जियांग बच्चे को शांत कराते हुए बोलता है, अल्ले मेरा बेबी बिल्कुल नहीं रोते, बिग ब्रदर आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। और अपने मन में कहता है कि आखिर ये लोग हम इंसानों को ही क्यों खाना चाहते हैं, चलो चलो अब बेड टाइम स्टोरी का समय हो गया है। बच्चा अब अपना असली रूप दिखाते हुए लार टपका कर कहने लगता है, ठीक है लेकिन मैं भूखा हूँ, अगर तुमने मुझे अच्छे से स्टोरी नहीं सुनाई तो नर्स ब्रदर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और जियांग बोलने लगता है, तो इसका मतलब चाहे जो कुछ भी मैं कर लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बच्चा कंफ्यूज होकर अपने मन में कहता है, आखिर ये इतना शांत क्यों है। जियांग कहता है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो है एक गोस्ट स्टोरी। एक बार की बात है, 4 बेबीज हुआ करते थे जिनके सर पर 4 एंटीना लगे थे, यानी कि हर बेबी के ऊपर में एक एंटीना। बच्चा इस स्टोरी से परेशान होकर कहना था, नहीं मुझे ये स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मैं सो नहीं रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और अपने ज़बान को फाड़ देता है और जियांग को खाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। हम लोगों को खून के कई सारे छींटे दिखाई देते हैं। क्या इस बेबी ने हमारे जियांग के ऊपर में अटैक करके उसे मार दिया है? लेकिन ये क्या, हमारे जियांग ने अपने ब्लड सीजर को बच्चे के मुंह पर घुसेड़ दिया है एक निप्पल की तरह। अब बच्चा कह रहा हो, आखिर ये क्या था? और जियांग एक सीरियस लुक में बोलने लगता है कि बच्चे, मेरे ख्याल से तुम्हारी मदर ने तुम्हें अच्छी बातें बिल्कुल भी नहीं सिखाई है, तो अब समय हो गया है कि मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन टीच करूं। जब भी कोई तुम्हें बातें कर रहा होता है या कुछ बता रहा होता है तो बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। जियांग के गुस्से भरे आवाज को सुनकर मॉन्स्टर बेबी घबरा जाता है। सीन अब सारे छात्रों की तरफ में शिफ्ट हो गया है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि मैंने देखा वांग वी को उसके पेशेंट ने जिंदा ही खा लिया। एक लड़की बोलती है कि मेरे पेशेंट का आधा बॉडी है, दूसरी लड़की बोलती है कि हम लोगों को लगभग 1 सप्ताह तक ये काम को कंटिन्यूअसली करना है, लेकिन मैं अब और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती। जियांग डींगे हाँकते हुए बोलता है कि उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रोक कर रखा था गोस्ट स्टोरी सुनने के लिए। फिर कोई चिल्लाकर बोलता है कि हेड नर्स आ चुकी है, सारे लोग शांत हो जाओ। और ये लड़का बड़ा ही खुश होकर हेड नर्स को देखने लगता है। जियांग का मुंह तो ऑलरेडी हेड नर्स के तरफ ही है, वो ब्लश कर रहा है। और हेड नर्स अपने सेक्सी बॉडी को लेकर अपने हाथों पर एक लिफाफा लिए हुए आगे की तरफ में आ रही है। और ये लड़का हेड नर्स से फ्लर्ट करते हुए बोलने लगता है कि हेड नर्स आप सचमुच में कितनी ज्यादा मेहनती हैं, आपकी जितनी मेहनती इंसान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लेकिन हेड नर्स तो लाल मिर्च खाकर आई है। वो गुस्से में इस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। लड़के के मुंह से खून निकलता है और लड़का सीधा जमीन पर धराशायी है। और उसके साथ ही उसका इतना बुरा हाल देखकर सभी की सभी शॉक। और नर्स कहने लगती है कि टास्क अनफिनिश है और बहुत सारे पेशेंट्स के कंप्लेंट आए हैं, तुम सारे के सारे यूजलेस हो। ये तुम लोगों का सैलरी है जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर दिया जा रहा है। हर एक फ्लोर पर वेंडिंग मशीन रखी है, तुम्हें कोई भी फूड और ड्रिंक की जरूरत हो तो तुम लोग अपने पॉइंट को यूज करके वहां से बाय कर सकते हो। नाइट के लिए सारे नर्सेस अपने फ्लोर के वेटिंग एरिया की तरफ जाएंगे। जेनेटर आप मेरे साथ में चलिए, ग्राउंड फ्लोर पर आपके बेडरूम को तैयार किया गया है। और पता नहीं ये जेनिटर कौन है। और साथ ही मैं तुम लोगों को दोबारा से वार्निंग दे रही हूँ। और एक सीरियस और डरावने लुक में साइड में मुड़कर देखते हुए कहती है कि जब डार्क हो जाता है और तुम अपने बेड पर चले जाते हो तो उसके बाद अपनी आंखें बिल्कुल भी मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर तुम लोगों ने अपनी आंखें खोली तो तुम लोगों की लाइफ रिस्क में पड़ सकती है और इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। जियांग वेंडिंग मशीन से अपने लिए खाने और पीने का सामान को बाय करता है और खाते हुए बोलता है कि मुझे 100 कॉइन्स मिले हैं और 30 कॉइन्स मैंने यूज कर लिया है वाटर और फूड बाय करने के लिए, ये काफी एक्सपेंसिव है। अब जियांग की नजर वेंडिंग मशीन के अंदर रखे फ्लैश लाइट के ऊपर में पड़ती है जिसकी कीमत है 500 पॉइंट। जियांग मन में कहता है कि भूल जाओ इन सबको, खाने के बाद मैं ओबीडियंटली सो जाऊंगा क्योंकि कल 6:30 बजे हम लोगों को दोबारा से इकट्ठा होना है। सीन एक किले जैसी दिख रही जगह के ऊपर शिफ्ट होता है जो है हेवन प्रिजन। इसके सामने में जियांग आकर अपने आप से कहता है, इस मंथ में न जाने कितनी बार मुझे इस प्लेस के बारे
बारे में सपना आया था। तो चलो इसे जल्दी से ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसके अंदर में है क्या। और पूरा जोर लगाकर उसे ऊपर की तरफ ढकेल कर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है और थक हार कर उसी जगह पर बैठकर अपने आप से कहने लगता है कि न जाने कितनी बार मैंने इसे अपने सपनों पर देखा था, लेकिन मैं इसे खोलकर अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। चलो भूल जाओ यार, अब मैं जाकर सो जाता हूँ, वही मेरे लिए बेटर होगा। और जियांग हमें उसके बेड पर दिखाई देता है जो घोड़े बेचकर सो रहा है, और उसके सामने में एक बहुत ही खौफनाक सा डरावना सा गोश्त आ चुका है हंसते हुए। लेकिन जियांग को इसका कोई भी खबर नहीं है। और हमारा सीन नेक्स्ट डे 6:30 बजे का दिखाया जाता है, जहां पर सारे लोग उबासी लेते हुए अपना एक्सपीरियंस दोबारा से शेयर करते हुए बोलते हैं, लास्ट नाइट पता नहीं कोई मेरे रूम पे आया था और पूरी रात वो मुझे स्क्रैच कर रहा था। दूसरा बंदा बोलता है कि भाई इस बारे में बिल्कुल भी बात मत कर, क्योंकि कल रात मेरी डेड ग्रैंड मदर मेरे बेड पर आई थी और मुझे परेशान कर रही थी। और साइड वाली लड़की बोलने लगती है कि मुझे तो कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ, मैं तो बहुत अच्छे से सोई थी। और जियांग उबासी भरते हुए बोलने लगता है, मेरे ख्याल से कुछ ही ऐसे लोग थे जिनको ये सारी चीजों का एहसास हुआ है। तभी एक लड़की जियांग की तरफ आते हुए बोलती है कि जियांग ची। और जियांग कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ में मुड़ते हुए बोलता है कि हाँ बोलिए जी। ये अपने यूनिफॉर्म के सारे बटन को खोलकर संतरों के दर्शन कराते हुए ब्लश करके जियांग से कहने लगती है कि जियांग क्या तुम मुझे 50 स्लाई कॉइन उधार दे सकते हो। अपने मन में कहती है कि कल रात हर किसी ने कुछ न कुछ भयानक एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जियांग को देखकर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही फिट कंडीशन में है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब जियांग के हाथों में कोई ट्रेजर लग गया हो। जियांग के हाथ को पकड़कर अपने संतरों पर टिकाती हुए कहती है कि मुझे बस 5 कॉइन्स ही मिले थे कल और मैंने उसे स्पेंड कर दिया वाटर खरीदने में। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। जियांग घबराते हुए मन में कहता है कि ली शाओ तुम मेरे पास से पैसे उधार लेना चाहती हो। ली शाओ अपने बड़े बड़े रसगुल्लों के सॉफ्टनेस को जियांग को महसूस करवाते हुए सेड्यूस कर कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे कॉइन उधार क्यों नहीं देते, बदले में मैं तुम जो कुछ भी कहोगे मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ। जियांग हिचकिचाते हुए बात को पलट कर कहता है कि हेड नर्स आ चुकी है तो हम बाद में बात करते हैं। और अपने मन में कहता है 7 दिन काम करने के बाद तुम बस 700 कॉइन ही अर्न कर सकते हो, इसलिए ऐसे कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से फ्लैश लाइट के प्राइस को 500 कॉइन रखा गया है। मैं अपने पैसों को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता उधारी में देकर। तुम लोगों में से 5 लूजर्स है जिन लोगों ने अपनी आंखें खोली थी। मैंने तुम लोगों को साफ साफ समझाया था कि डार्क होने के बाद तुम अपनी आंखों को नहीं खोल सकते। क्या तुम लोगों को इतनी सिंपल बात भी समझ में नहीं आती? चलो इस बात को भूल जाओ, हम आज के काम को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अपने वर्क को रिसीव कर लिया है वो जल्दी से अपने काम को शुरू करो। जियांग अब रूम नंबर 403 में पहुंच चुका है और अपने मन में बताता है कि आज मुझे रूम नंबर 403 के पेशेंट को मेडिसिन डिलीवर के लिए असाइन किया गया है। जियांग के यहाँ आने से पहले सरकटी महिला ने बताया था कि रूम नंबर 403 और 404 के पेशेंट के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन इतना बस पता है कि जो नर्स वहां पर उनका ध्यान रखने के लिए गई थी उन लोगों ने उसे खा लिया था। वैसे तो हम लोग भी खाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा। और फिर उल्टा टंगा हुआ आदमी बताता है कि 403 मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम उसने नर्स के हाथ को खा लिया था। मैं आशा रखता हूं कि अभी भी वहां पर कुछ मीट बचा होगा। लेकिन बेबी मिस्ट्री तो जियांग के ऊपर गुस्सा है क्योंकि जियांग ने अपने ब्लड सीजर को उसके मुंह पर निप्पल की तरह घुसेड़ दिया था। हिंट सिस्टम आकर कहता है सिस्टम वार्निंग, यहां तक कि इतने गंदे मेडिसिन को एक डॉग भी खाना पसंद नहीं करेगा जिसमें ब्लड और कॉफी मिला हो, लेकिन अगर उसमें ब्रोकन ग्लास मिला दिया जाए तब इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। जियांग के हाथों में जो ग्लास है उसमें कॉफी, कांच के टुकड़े और कुछ जैस्मिन मिला हुआ है। और जियांग अपने मन में कहता है एक बात तो पता लग गई है कि रूम नंबर 401 और 402 के पेशेंट के रिएक्शन को देखने के बाद कि रूम नंबर 403 और 404 के जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, तो मुझे केयरफुल रहना होगा। रूम नंबर 403 की जो पेशेंट है वो किताब पढ़ रही है। अंदर आते हुए जियांग बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑर्डर को लेकर आया हूँ। ग्लास को टेबल पर रखते हुए जियांग कहता है कि प्लीज आप अपने ऑर्डर को एंजॉय कीजिए टाइम लेकर। और अपने मन में बोलता है कि मुझे इसके लिए अपने 50 कॉइन्स देने पड़े, क्या ये अपने लिए खुद बाय नहीं कर सकती? लेकिन मेरी अच्छी बात यह है कि मेरे पास इनफ पैसे थे। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मुझे अपने ब्लड और मेडिसिन को सेक्रीफाइस करना पड़ता, जो बिल्कुल भी मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं नहीं जानता कि ये कोई ड्रिंक है या फिर खाने का चीज, लेकिन ये ग्लास पे रखा हुआ है तो इसे हमें ड्रिंक ही बोलना चाहिए। और जैसे ही ये रूम नंबर 403 की पेशेंट इसका एक सिप लेती है उसके आंख खुल जाते हैं, दिमाग की बत्ती जल गई है। वो बोलती है इस स्मेल को मैं नहीं भूल सकती।
थी और वो गप 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 करके एक ही सांस में पूरा ड्रिंक को पीने लगती है। उसका फिगर तो क्या ही कमाल का है, बड़े बड़े संतरे पपीते दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखने के बाद जियांग का मुंह बन जाता है क्योंकि उस ड्रिंक में कांच भी मिला हुआ है और ये हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे हमारी अतड़ियाँ फट जाती है। यार इस लेडी को ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। वो कहती है ये डिलीशियस था, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, लेकिन इसका जो ये एक्सप्रेशन है वो मुझे कुछ और ही चीज़ के तरफ में इशारा कर रहा है। रूम नंबर 403 की पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पैसे निकाल कर जियांग को देती हुई बोलती है कि इसका टेस्ट को मैंने काफ़ी इंजॉय किया है, तो तुम इस पैसे को रख लो और हर दिन मेरे लिए ऐसी ही कॉफ़ी को प्रिपेयर करके लाना। और जियांग अपने आंखों के सामने में इतने पैसों को देखने के बाद बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग अपने हाथों पर पैसे लेकर बाहर की तरफ में आ जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ये गिफ्ट एक रिच लेडी द्वारा मुझे दिया गया है और इसे पाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जियांग वेंडिंग मशीन के पास में पहुंचकर कहता है कि मैंने 2 पैकेट फ्रेंच फ्राइज और साथ में पानी के मिनरल वाटर्स ले लिए हैं और कुछ बिस्कुट्स भी खरीद लिए हैं और साथ ही साथ मेन 500 कॉइन का फ्लैश लाइट भी मैंने बाय कर लिया है। चाहे अब इसका मुझे फ़ायदा हो या नुकसान, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इससे मुझे क्या प्रॉफिट होता है। नोटिफिकेशन आकर कहता है आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपको स्पेशल आइटम फ्लैश लाइट मिला है, आपका चैलेंज मिशन अनलॉक होता है, सोरोफुल क्राई ऑफ ब्लड नाइट। जियांग फ्रेंच फ्राइज खाते हुए कंफ्यूज और साइड में वही नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। जियांग कहता है तो ये है चैलेंज मिशन। अब ली शाओ हड़बड़ा कर आते हुए कहती है कि जियांगची मेरी मदद करो, यहाँ पर मॉन्स्टर है जो मुझे चेस कर रहा है, मेरे पीछे में वो आ रहा है, प्लीज तुम मुझे बचाओ। अगर ये सचमुच में लाइव भाग कर मेरे सामने में आती ना तो मुझे और ज्यादा मजा आता। और ये सीधा हमारे जियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है कि प्लीज मुझे तुम बचा लो, चाहे इसके लिए तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जियांग एक जोरदार थप्पड़ ली शाओ के चेहरे पर लगाता है और ली शाओ तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर जियांग ने उसे इतने जोर से थप्पड़ क्यों लगाया। और जैसे ही वो जमीन पर घसीटा मार के पीछे की तरफ में जाकर अपने आप को संभाल कर उठती है, तब हम लोगों को उसका फेस दिखाई देता है जो अब एक मिस्ट्री के समान दिखाई दे रही है। वो बोलती है कि जियांगची हम लोग तो क्लासमेट है ना। और जियांग कहता है सीरियस आवाज में क्लासमेट, तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद करो। तुम्हें शायद नहीं पता मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस हूँ और अच्छी तरीके से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा ये ट्रिक है जो मेरे ऊपर में बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ली शाओ के ब्रेस्ट पर एक तिल हुआ करता था और वो तुम्हारे पास में नहीं है। जब तुम नेक्स्ट टाइम मेरे सामने में आओ ना तो प्रोफेशनल की तरह आना, क्योंकि ऐसे ट्रिक्स मेरे ऊपर में काम नहीं करने वाले। और अपने मन में बोलता है देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक F रैंक की मिस्ट्री है, लेकिन मेरे लिए ट्रेनिंग का अच्छा टाइम है। और उस बहरूपिया मिस्ट्री से कहता है मेरे ख्याल से हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फाइट होने वाला है, तो चलो जल्दी से मस्ती स्टार्ट करते हैं। बहरूपिया मिस्ट्री अपने मास्क को निकाल लेती है और डेविलिश हंसी के साथ बोलने लगती है तो मेरे ख्याल से तुमने मेरे असलियत को देख लिया है। अगर ऐसी ही बात है तो अब तुम मेरे आज रात का खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। जियांग अपने ब्लड सीजर को पकड़कर सीधा इस बहरूपिया मिस्ट्री के ऊपर में अटैक कर देता है। इतना फास्ट अटैक हुआ था कि ये बहरूपिया मिस्ट्री पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और स्ट्रगल करती हुई जियांग से कहती है कि रुको रुको रुको, लेकिन जियांग नहीं रुकता। वो कंटिन्यूअसली अपने ब्लड सीजर से इस बहरूपिया मिस्ट्री के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है क्या तुमने नहीं सुना कि विलन्स को ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर में कोई अटैक कर ले तुम उसके ऊपर में जल्दी से अटैक कर लो। मुझे तो नहीं लगता कि तुम आसानी से मरोगी, तो क्यों ना मैं तुम्हें और ही मारता रहूं, क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली मुझसे बातें कर रही हो। और ये बहरूपिया मिस्ट्री कहने लगती है कि रुको रुको, ऐसा मत करो, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो, तुमने चीट करके अचानक से मेरे ऊपर में अटैक कर दिया, ये बस एक नॉर्मल सा बैटल है, आखिर तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। अब समय हो गया है 6। सेक्सी नर्स जियांग को 3 लिफाफे देकर अप्रिशिएट करती हुए बोलती है कि तुमने सचमुच में आज बहुत अच्छा काम किया है, तुम ऐसे ही आगे काम करते रहना, बहुत आगे तक जाओगे। और जियांग के 3 लिफाफे देखकर लाल टपक जाते हैं। और जियांग की तारीफ और 3 लिफाफे देखने के बाद ये सारे जल कुकड़े जलते हुए उसके बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। और ये है क्लास प्रेसिडेंट ली जाओ, जो हाथ उठाकर कहता है कि क्लासमेट सभी लोग शांत हो जाइए, अब जबकि हमारा
अर्ली स्टेज हो चुका है, तो मैं तुम सबको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि सेकंड डे में हम लोग कुछ ही स्टूडेंट्स बचे हैं और क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर हम लोगों ने साथ में मिलकर काम नहीं किया तो हम में से ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मनी, फेम, पावर, ये हमारा फ्यूचर है। अगर हम अपने फ्यूचर को और जिंदगी को चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए राइट अपॉर्चुनिटी है। मुझे ये स्वॉर्ड अभी मिला है, मानता हूँ कि ये कोई फॉरबिडन आइटम नहीं है, लेकिन इससे उन मिस्ट्री क्रीचर के ऊपर में कुछ तो डैमेज दिया जा सकता है। और ये फ्लैश लाइट के बारे में है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी है, इस वजह से हम लोगों को उसे खरीदने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मेरा एक ही पर्पस है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्लाई कॉइन को इकट्ठा करें। जियांग अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से ये बस दो ही रीजन की वजह से ये सब कुछ कह रहा है। पहला तो ये कि हेड नर्स ने अभी अभी मेरी तारीफ क्यों की, और दूसरा ये कि इसे फ्री में कॉइन्स मिल जाएंगे। ये इसका बहुत ही अच्छा थॉट है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जाते हुए जियांग कहता है, क्लास प्रेसिडेंट अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं अपना काम करने आगे जा रहा हूँ। पीछे की तरफ से क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि जियांग जी, हम लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। अगर तुम्हारा सामना किसी खतरनाक मिस्ट्री से हो जाता है जो कि 7th फ्लोर पर मिल सकते हैं तो उस वक्त मेरे पास में स्वॉर्ड है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। जियांग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा, बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ जाता है। जियांग अपने रूम में आकर फ्लैश लाइट की डिटेल के बारे में पढ़ता है, जहां ये फ्लैश लाइट डार्कनेस और डिस्पेल शैडो को एलिमिनेट कर सकती है। यह आइटम खास करके नाइट ट्रेवलर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। टाइम लिमिट 3 घंटे का है। और अपने मन में कहता है कि मुझे एक चैलेंज मिला है जिसका नाम है सोरोफुल क्राई ऑफ द ब्लडी नाइट। ये टास्क फ्लैश लाइट की वजह से ट्रिगर हुआ है, जिसने मुझसे कहा है कि आधी रात को मुझे क्लू ढूंढने के लिए बाहर जाना है। लेकिन दूसरी तरफ सेक्सी नर्स ने मुझसे कहा था कि रात के समय में मुझे अपने आंखों को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। लेकिन अब मेरे पास में फॉरबिडन आइटम और सिस्टम दोनों ही मौजूद है, तो यहाँ पर रुकने का कोई रीजन ही नहीं बनता। फर्स्ट मिस्ट्री चैलेंज का रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक मैं इस क्विस्ट को कंप्लीट कर सकता हूँ तो गारंटीड मेरे लिए कोई बेटर प्लेस होगा। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का ग्रेड भी अच्छा नहीं है। अगर मैं इस चैलेंज मिशन को कंप्लीट कर देता हूँ तो कई सारे स्कूल के लोग मेरे पीछे आएंगे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये रास्ता मुझे टॉप में ले जा सकता है। किसी के साथ कोऑपरेट करके आगे बढ़ना एक बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है। हर किसी के माइंड में अपना खुद का इंटरेस्ट है। कोऑपरेशन करना मेरे लिए एक ऑप्शन है। वैसे भी ली जाओ कोई अच्छा पर्सन तो है नहीं कि उसके साथ काम करना कंपलसरी हो। तो चलो नींद की एक झपकी ले लेते हैं और देखते हैं आज रात को क्या होता है। और समय हो गया है 10। जियांग अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ में उठते हुए बोलता है कि मैं बस सो ही गया था गहरी नींद में, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मैं जाग चुका हूँ। लेकिन ये क्या कोई इम्पोर्टेंट रूम है? आखिर ये कैसी जगह है? क्या हॉस्पिटल की बिल्डिंग में सचमुच में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम था। इन सारे नजारों को देखने के बाद जियांग थोड़ा सा परेशान भी दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो अपने फ्लैश लाइट को जलाकर सामने की तरफ में देखता है, टाइमर ऑन हो जाता है। 2 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड। मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि पहले के मुकाबले में अब चीजें कुछ ज्यादा ही डेंजरस हो चुकी है। जियांग अपने फ्लैश लाइट को लेकर डोर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, डोर के पीछे में कुछ तो है। फिर वो अपने आंख को की होल के तरफ में ले जाकर बाहर का नजारा जैसे ही देखता है, एक और आंख है जो कि होल से जियांग को देखती है। इसे देखकर जियांग बहुत बुरी तरीके से घबरा कर बोलता है कि बाहर में तो आंखें हैं जो मुझे देख रही है। और बाहर से दरवाजे को ठकठकाते हुए जोर जोर से कोई बोलने लगता है कि जियांग जल्दी से डोर को ओपन करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। आवाज सुनकर जियांग मन में कहता है कि ये वॉइस तो मुझे लुओ मैंगवी का लग रहा है, लेकिन नॉर्मली तो वो साइलेंट रहता है। बाहर से गेट को धाड़ 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 मारते हुए एक ही लफ्ज बोलता है, जियांग ची जल्दी से डोर ओपन करो, जियांग ची जल्दी से डोर को ओपन करो। जियांग परेशान होकर अपने मन में कहता है कि मैं इस डोर को ओपन नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम कि बाहर में क्या है। भले ही हम लोगों के पास में चांस है रिजोरेक्शन से रिजोरेक्ट होने का, लेकिन फिर भी मैं रश नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैं अपने आप को ही हर्ट कर सकता हूं, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बाहर की तरफ में हमें कुछ मिस्ट्रीज दिखाई देते हैं। जो ये बड़े खोपड़ी वाला आदमी है, उसी की आंख हमारे जियांग ने देखी थी। यार जिस बड़े खोपड़ी वाले के साइड वाला मिस्ट्री बोलने लगता है कि प्लीज डोर को ओपन करो। आखिर तुम डोर को ओपन क्यों नहीं कर रहे? जियांग ची, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम हेल में जाओगे। अब सारी चीजें शांत हो चुकी है, लेकिन डोर में कुछ हम लोगों को अजीब सा चीज दिखाई देता है। खून है, परछाई है, या फिर कोई क्रीचर है, मैं नहीं जानता। लेकिन जियांग कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब वो यहाँ से जा चुके हैं। और जियांग के पीछे से आवाज आती है,
जियांगची, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। और इस आवाज़ को सुनकर जियांगची तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने फ्लैश लाइट के साथ पीछे मुड़कर देखते हुए बोलता है कि आखिर ये चीज़ अंदर कैसे आ गया। इस मिस्ट्री के ऊपर में जिस रेंज तक फ्लैश लाइट पड़ता है वो बहुत बुरी तरीके से बर्न होता है। यार ये मिस्ट्री बोल रहा था कि हम लोगों ने 3 साल तक साथ में मिलकर पढ़ाई किया था, आखिर मैं अकेला ही क्यों मरूंगा, तुम्हें भी मेरे साथ में मरना होगा। लेकिन फ्लैश लाइट के पड़ने की वजह से अब ये बहुत बुरी तरीके से बर्न होकर बोलता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं सचमुच में तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और चिल्लाते हुए उसका पूरा बॉडी बर्न हो जाता है। बचा है तो उसका बचा कुचा हाथ जो जमीन पर अब पड़ा हुआ है। जियांग शॉक होकर कहता है कि वो सचमुच में मारा जा चुका है। फ्लैश लाइट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गोश्त डायरेक्टली एंटर कर सकता है लेकिन वो डोर को नॉक कर रहा था। मेरे ख्याल से मरने से पहले ये कोई एक्टर था शायद। तभी जियांग को एक और आवाज आती है। वो बोलता है क्या कोई वुमेन है जो रो रही है। नोटिफिकेशन आकर कहता है कि आपने मिशन के क्लू को ऑब्टेन कर लिया है। आखिर ये किसके रोने की आवाज है। सोरोफुल क्राई ऑफ ब्लडी नाइट। मिशन प्रोग्रेस 10% हो चुका है। जियांग मन में कहता है हाई चैलेंज कंप्लीशन रेट का मतलब है कि इससे एक बेटर रिवॉर्ड मिलेगा इसके कंप्लीट होने पर। अगर मुझे अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यूसली इंक्रीज करना है तो मुझे इस क्राइंग वुमेन को ढूंढना होगा। लेकिन सारी चीजें मुझे इस वॉइस से ही करनी होगी क्योंकि वो वुमेन यहाँ पर है ही नहीं। मेरे पास में अभी सिर्फ 2 घंटा और 47 मिनट ही बचे हैं जो बिल्कुल भी इनफ टाइम नहीं है। यहाँ तक कि सिस्टम भी ट्रिगर नहीं हुआ है तो मेरे पास करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बचा है, बस सो जाओ कल तक के लिए, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। जियांग अब घोड़े बेचकर सो चुका है। यार समय हो गया है सुबह का। जियांग इस 403 नंबर की लेडी के लिए ये ड्रिंक दोबारा से लेकर आकर उसे मस्का मारकर कहने लगता है कि लास्ट नाइट सारे लोगों की नींद खराब हो गई क्योंकि कंटिन्यूअसली कोई रो रहा था और इस आवाज की वजह से किसी को भी नींद नहीं आया। तो सिस्टर क्या आप जानती हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जियांग की बातों को सुनने के बाद इस 403 नंबर की लेडी का तो दिमाग का नस दौड़ जाता है। वो हमारे जियांग से कहने लगती है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इन सारी चीजों को इग्नोर करो। और जियांग कंफ्यूज होकर इस लेडी को देखने लगता है। यार लेडी बोलने लगती है वरना हेड नर्स हम लोग सबको जान से मार देगी। क्या तुम मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए हो। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, इस चीज को जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, किसी भी प्रकार का तुम इंटरफेयर नहीं करोगे। वैम्पायर लेडी का पूरा हाथ कांप रहा है और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद जियांग तो कुछ भी नहीं बोलता लेकिन वो बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि सेक्सी नर्स का इस मैटर के साथ में कुछ तो रिलेशन है और साथ ही ये पेशेंट उससे बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। तो चलो हेड नर्स ने मुझे जो टास्क दिया है सबसे पहले उसे खत्म करते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चांस ढूंढते हैं। तो चलो आज के टास्क के बारे में सोचते हैं जो है रूम नंबर 404 के पेशेंट की 8th फ्लोर में तलाश करना। जियांग के पीछे में एक बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री स्माइल करते हुए आकर बोलता है ब्रदर ची। इसके भयानक आवाज को सुनने के बाद जियांग अपने ब्लड सीजर को बाहर निकालकर उसके ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पीछे आ गया, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है। वो बोलता है कि ब्रदर ची देखो ये मैं हूँ। जियांग कहता है फू ये तो तू है, आखिर क्या हुआ, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे रिफ्लेक्स की वजह से मैं अभी तेरे ऊपर में अटैक करने वाला था। और फू बोलता है ब्रदर ची मैंने सुना है कि आपको भी 8th फ्लोर में जाने का टास्क मिला है। मैं साओजुन के साथ में पहले जाने वाला था लेकिन साओजुन हल्का होने के लिए टॉयलेट गया था लेकिन तब से वो डिसअपेयर है, मुझे वो नहीं मिल रहा। साओजुन ने रिजरेक्ट होने से पहले मुझे बताया था कि अंदर में एक सीक्रेट रेड पेपर, येलो पेपर और व्हाइट पेपर है जहां पर साओजुन ने व्हाइट पेपर चूज किया था। जियांग कहता है फू आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फू हाथ जोड़कर जियांग से कहता है ब्रदर ची अब जबकि साओजुन ने क्विट कर दिया है और मैं इस बात को भी जानता हूं कि आप मेरे साथ में टीम अप नहीं करेंगे तो मैं आशा रखता हूं कि आप मेरी यहां पर मदद करें। जियांग पहले शांत होकर उसकी सारी बातों को सुनता है फिर स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारे शब्दों पर यकीन है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जियांग टॉयलेट के अंदर दिखाया जाता है और ऊपर से हिंट सिस्टम बोलता है कि तुम यहाँ डिफेक्ट होने के लिए आए हो ना। और जियांग अपने मन में बोलता है कि मेरे ख्याल से ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही टीवी सीरीज देखता है। अब डोर के नीचे से येलो, रेड और व्हाइट पेपर अंदर की तरफ में आने लगता है जिसे देखकर जियांग तो पहले कंफ्यूज हो जाता है और ये हाथ अब 3 पेपर जियांग को दिखाते हुए बोलता है विजिटर ये आपके लिए है। लेकिन जियांग बाथरूम के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रेड पेपर, येलो पेपर और व्हाइट पेपर चूज करने के लिए दोगे और मैं उसे चूज कर लूंगा। और इस बंदे के ऊपर में ये डोर लगने की वजह से उसका काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से उसके साथ में ये हुआ क्या। जियांग ने अपने ब्लड सीजर को निकाल लिया है। बंदा घबराते हुए बोलता है कि आखिर इसने मेरे लाइन को कैसे चुरा लिया। जियांग इस आदमी के ऊपर में अपने ब्लड सीजर से अटैक करते हुए बोलता है जल्दी से साओजुन को वापस लेकर आ, टॉयलेट में रहना तेरे लिए काफी नहीं था कि तूने लोगों को खाना शुरू कर दिया। और ये बंदा भीख मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर प्लीज मुझे
मुझे जाने दो, मैं गलत था, मैं दोबारा ये सब कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, किसी पार्टी में जितना पैसा खर्च नहीं होता उसके अंतिम संस्कार में उससे ज्यादा पैसा खर्चा होता है। आखिर इन सब का पेमेंट कौन करेगा? और ये बंदा घबराते हुए बोलता है कि मैं उसका पेमेंट करूंगा, प्लीज आप मुझे बख्श दीजिए। और अपने हाथों पर से पैसे निकाल कर देते हुए बोलता है कि ब्रदर ये मेरे सारे पैसे हैं, आप इसे रख सकते हैं। ये मिस्ट्री घबराते हुए मस्का मारकर बोलने लगता है सचमुच में वो बहुत ज्यादा किस्मत वाला है जिसके आप जैसे फ्रेंड है, वो अपने जिंदगी को ब्लेस मानता होगा। लेकिन जियांग बोलता है क्या तुम साउजून के बारे में बात कर रहे हो? मैं उसे ज्यादा नहीं जानता यार। अब ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जियांग उसे इतना ज्यादा क्यों मार रहा था जबकि ये उसका फ्रेंड ही नहीं है। जियांग इस बंदे के बाल को पकड़कर कहता है मैं बस तुझसे एक ही सवाल पूछूंगा, क्या तू रूम नंबर 404 के पेशेंट के बारे में जानता है? ये बंदा कंफ्यूज। जियांग ने दोबारा से इसकी कुटाई लगा दी है। ये बंदा डरते हुए बोलता है कि मैं जानता हूं कि वो नेक्स्ट लेडीज रूम में मौजूद है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाकर देख सकते हैं, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी झूठ दोबारा कभी भी नहीं बोलूंगा। हम लोगों को टॉयलेट करता हुआ एक टकलू दिखाई देता है जो खूबसूरत लड़की इसके मैगजीन पढ़ रहा है और ऊपर की तरफ से एक नोटिफिकेशन बोलता है आज का टास्क है रूम नंबर 404 के पेशेंट को ढूंढना। अब जियांग इस टकलू के सामने में आ चुका है जिसके सर पर हमें जख्म का बहुत बड़ा स्कार दिखाई देता है और जियांग के ऊपर में सिस्टम हिंट बताता है एक क्वालिफाइड मैन के लिए क्या गलत होगा कि वो अल्कोहल एडिक्टेड है, सिर्फ अल्कोहल ही तुम्हारी यहाँ मदद कर सकता है। टकलू बोलता है छोटे डेविल अगर तू मरना नहीं चाहता है तो मुझे परेशान मत कर, मुझे शांति से बुक पढ़ने दे। जियांग इशारा करते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर सकता हूँ? एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्रा पेंटीज और बहुत सारी चीजें हैं और इस ओल्ड मैन के हाथों में ये ड्रिंक मौजूद है जो बहुत ही महंगा होता है। ड्रिंक करने के बाद ओल्ड मैन मिस्ट्री कहता है यार ड्रिंक करने के बाद तो मजा ही आ गया, सचमुच में बहुत ही डिलीशियस था। जियांग साइड से बोलता है बिग ब्रदर क्या आप जानते हैं कि आधी रात को कौन रो रहा होता है? क्योंकि इस नॉइस की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और अपने मन में कहता है इसे मस्का मारने के लिए मैंने अपने 50 कॉइन को वेस्ट किया है तो मुझे कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन मिलना ही चाहिए। और ओल्ड मैन कहता है कि आखिर तुम इस बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? और जियांग हंसते हुए बोलता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी बॉटल्स है वाइन के जो मेरे पास में है, डेफिनेटली मैं बिग ब्रदर आपको ये देना चाहूंगा। ओल्ड मैन कहता है कि तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। अगर तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और हेड नर्स को इसके बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगी, लेकिन अगर तुम सचमुच में क्यूरियस हो। जियांग कान लगाकर उसकी सारी बातों को सुनता है और ओल्ड मैन बताता है तुम्हें सबसे ऊपर में जाकर एक बार देखना चाहिए। और ऊपर के तरफ में हम लोगों को लाल आसमान दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री है, पता नहीं क्या है, हो सकता है कि ये बस एक रूफटॉप हो। जियांग बिल्डिंग के रूफटॉप पर पहुंच चुका है। सारी जगह को अच्छी तरीके से देखने के बाद वो काफ़ी निराश होते हुए कहता है कि इतनी जगह पर मैंने देख लिया लेकिन ये बस मुझे एक नॉर्मल हॉस्पिटल का रूफ ही नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि इसके आसमान का रंग भी लाल है। मैं नहीं जानता कि ये पूरा जगह ही मिस्टीरियस वर्ल्ड है या फिर इस जगह का कुछ पार्ट ही मिस्टीरियस वर्ल्ड है। यहाँ तक कि वो रास्ता भी मुझे नजर नहीं आ रहा जिस पर चलकर मैं यहाँ आया था। दूसरे बिल्डिंग की तो बात ही मत करो, क्या यही मिस्टीरियस वर्ल्ड का मैकेनिज्म है? छोड़ो इन बातों को, ये सब कुछ सोचने के लिए सही समय नहीं है। मैं अपना क्लू ढूंढने के लिए आया हूँ ताकि अपने मिशन को कंप्लीट कर सकूं और जल्द से जल्द इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के जर्नी को खत्म कर सकूं। अगर दिन के समय मैं क्लू नहीं ढूंढ पाता हूं तो मैं रात के समय में ट्राई करूंगा। जियांग जैसे ही साइड की तरफ देखता है वहां उसे एक मोबाइल दिखाई देता है। मोबाइल को उठाकर जियांग अपने मन में बोलता है कि ये तो एक सस्ता वर्जन वाला फोन है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है आपको बधाई हो, आपको स्पेशल आइटम प्रूफ यानी कि सबूत मिला है सोरोफुल क्राई ऑफ ब्लडी नाइट का और आपका प्रोग्रेस 50% तक इंक्रीज हो चुका है। जिसे देखकर जियांग खुश होते हुए बोलता है कि ये तो सीधा 50% तक इंक्रीज हो गया, जो बहुत ही अच्छी बात है। हिंट सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि आपने अननोन सीक्रेट जो अंधकार में छुपा हुआ था उसे खोज लिया है और जैसे ही आप दूसरे लोगों के सीक्रेट पर ताका झाकी करेंगे तब हो सकता है कि कुछ लोग आपको देख रहे हों। जियांग कंफ्यूज होकर मन में कहता है कि सिस्टम ने मुझे हिंट दिया है लेकिन उसके कहने का मतलब क्या था। जियांग को किसी चीज का एहसास होता है, वो अपने मन में घबरा कर कहता है कि आखिर ये ऑरा क्या था, क्या कोई ऐसा मिस्ट्री है जो एफ रैंक से ऊपर है? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मैं एफ रैंक के मिस्ट्री से तो फाइट कर सकता हूँ लेकिन एफ रैंक के ऊपर वाले मिस्ट्री से फाइट करना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन जियांग के पीछे में हमें सेक्सी नर्स दिखाई देती है जो सीरियस आवाज में बोलती है कि आखिर
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जियांग उस आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक होकर पीछे की तरफ में मुड़कर बहाना बनाते हुए बोलने लगता है कि हेलो हेड नर्स, मैं तो बस अपने ब्रेक को एंजॉय करने के लिए यहाँ आया था। सेक्सी नर्स कहती है कहीं तुम अपने असाइनमेंट को इग्नोर करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। जियांग बोलता है नहीं नहीं, आखिर मैं अपने टास्क को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ। रूम नंबर 404 के पेशेंट को आपने लाने को कहा था और मैं उसे उसके रूम में ले जा चुका हूँ। और जैसा कि आप जानती है कि पेशेंट का रूम बहुत ज़्यादा स्मेली होता है, इसलिए थोड़ा सा फ्रेश एयर लेने के लिए मैं ऊपर में आया था। अपने लेफ्ट हैंड को पीठ के पीछे में रखकर ब्लड सीजर को समन करके अपने मन में कहता है कि अगर इसने फाइंड आउट कर लिया कि मैं यहाँ क्यों आया था तो मेरा करंट स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि मैं इसे बीट कर पाऊं। कुछ देर सोचने के बाद हेड नर्स जियांग से कहती है कि अब तुमने फ्रेश एयर ले लिया है तो तुम्हें यहाँ पर से चले जाना चाहिए। ली जाओ के पीछे में लंबे बालों वाला लड़का कहता है कि अगर लास्ट टाइम हमने उसके पास वो स्वाड ना देखा होता तो हम अपने सारे पैसे उसे बिल्कुल भी नहीं देते। और उसके साइड वाला लड़का कहता है कि वो हमारे पैसों के साथ में हेरा फेरी कर रहा है। लंबे बालों वाला लड़का कहता है तो क्या हमें अपने पैसे दोबारा रिक्लेम कर लेने चाहिए। और दूसरा लड़का बोलता है कि भूल जाओ, उसके पास में स्वाड है। जियांग परेशान है क्योंकि उसके पास में 50 स्ले कॉइन्स ही बचे हैं। यार साइड की तरफ से लीजा देखकर कहता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी था कि मैं तुम्हारे साथ में टीम अप नहीं किया। मुझे शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बस लक की ही बात थी। जियांग मन में कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था क्लास प्रेसिडेंट से, वो अपने क्लासमेट के पैसों को चुरा रहा है, लेकिन इतना अच्छा प्लान मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। मैं क्लासमेट के पैसों को चुरा सकता था, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी किसी और ने ले ली। जियांग अपने रूम में आकर फोन को चालू करते हुए कहता है आखिर ये फोन चालू क्यों नहीं हो रहा है, अंधकार में सीक्रेट छुपा हुआ है। क्या इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि फोन को सिर्फ रात के समय में चालू किया जा सकता है। जियांग फोन को देखते हुए खुश होकर अपने मन में कहता है कि फाइनली मैंने इस फोन को खोल लिया। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था अपने आप से, प्रिडिक्शन करने में मेरा कोई जवाब नहीं। लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वीडियो है यार। वो अपनी उंगली से उस वीडियो को टच करके प्ले करता है। फोन के अंदर में वीडियो चलने लगता है यार। धीरे धीरे करके हमारा स्क्रीन अब फोन के और ज्यादा नजदीक जाता है यार। हम लोगों को जियांग एक अजीब ही फेशियल एक्सप्रेशन के साथ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जियांग का शायद यहाँ पर माइंड मैनिपुलेट कर दिया गया है। वो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रहा है, लेकिन स्क्रीन में जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम फोन के अंदर में देखोगे तो वहां पर एक और जियांग तुम लोगों को दिखाई देगा जो कि फोन देख रहा है। यानी कि हमारा जो रियल वाला जियांग है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फोन के अंदर वाला ये जो जियांग है वो दरअसल एक मिस्ट्री है। और जियांग अपने आप को फोन के अंदर में देखकर कंफ्यूज होकर बोलता है ये तो मैं हूं, आखिर मैं फोन के अंदर में क्या कर रहा हूं। मिस्ट्री जियांग अपने हाथों में नाइफ लेकर अपने चेहरे को कट करता है यार। इस कट करने की वजह से जियांग के चेहरे पर भी कट लग गया है यार। ये जियांग के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जियांग परेशान होकर मन में बोलता है कि इस सिंक्रोनाइजेशन का सीधा इफेक्ट मेरे ऊपर में पड़ रहा है। और मोबाइल के अंदर वाला जियांग इस नाइफ को अपने गले के तरफ स्टैब करने के लिए तैयार कर लेता है। जियांग परेशान होकर उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको रुको रुको, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मिस्ट्री जियांग हर हालत में जियांग को जान से मारना चाहता है और उसने अपने नाइफ को तेजी से आगे की तरफ में बढ़ा लिया है मारने के लिए। तभी जियांग को फ्लैश लाइट के बारे में याद आता है। फिर वो बोलता है कि मेरे पास में सॉल्यूशन तो है। टॉर्च को ऑन करता है फोन के ऊपर में। फ्लैश लाइट की वजह से फोन के अंदर वाला जियांग दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज जल्दी से इस फ्लैश लाइट को बंद करो वरना मैं मारा जाऊंगा। काफी विनती और भीख मांगने के बावजूद भी जियांग उस फ्लैश लाइट को बंद नहीं करता। और इसी के साथ इस मोबाइल के अंदर वाले जियांग का खात्मा हो चुका है। लेकिन जियांग के हाथों से उसका मोबाइल छूट जाता है, जहां पर से डार्क एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है। और जियांग अपने आप से कहने लगता है घबराते हुए कि ये सचमुच में बहुत ज्यादा डेंजरस था। अच्छी बात यह है कि मेरे पास में फ्लैश लाइट था और सही समय पर मैंने उसे इस मिस्ट्री के अगेंस्ट में जला दिया। इस वजह से आज मैं मरने से बच गया। बेशक ये एक की आइटम है जिसने मेरे प्रोग्रेस को 30% तक इंक्रीज कर दिया, लेकिन ये इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। मोबाइल के अंदर में जो वीडियो था वो पहले के समय में हमें कम सेकंड का दिखाया गया था, लेकिन इस बार का जो वीडियो है वो 27 सेकंड का है। इसे देखते हुए जियांग बोलता है मेरे ख्याल से ओरिजिनल वीडियो यही है। वीडियो के अंदर एक लड़की और हाथ पकड़ा हुआ आदमी जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया है और लड़की स्ट्रगल करते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो। और आदमी बोलने लगता है मेरी जान तुम्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, आखिर तुम मुझसे बचकर कहाँ ही जा सकते
सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे काफी पसंद आया। लेकिन स्ट्रगल करती हुई लड़की कहती है कि मुझे टच मत करो, तुम्हारे टच करने से मुझे घिन आती है। और वो बेचारी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये घटिया आदमी एक झटके में लड़की के सारे कपड़े उतारते हुए बोलता है, क्या तुम दोबारा से उसे ड्रिंक करना चाहोगी? मैं तुम्हारे साथ में कितना अच्छे से रहता हूँ। लेकिन लड़की बोलती है कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। दोबारा से यह घटिया आदमी बोलता है, चुपचाप से जो मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ वो करो, वरना तुम्हें इतना ज्यादा मैं सफर करवाऊंगा जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया होगा। बेचारी लड़की के इस कमीने ने सारे कपड़े उतार लिए हैं, वो बेचारी अपने अंडरगारमेंट्स में ही है, काफी ज्यादा असहाय लग रही है। लेकिन जियांग अपने मन में बोलता है कि उसके होठ के बाजू में तिल है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लड़की हेड नर्स का यंगर वर्जन है, लेकिन उसके साथ में ये जो जबरदस्ती कर रहा हुआ आदमी, आखिर ये कौन है? वीडियो खत्म हो जाता है। जियांग कहता है, आखिर टास्क प्रोग्रेस इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं मिस कर गया? जियांग वीडियो को अच्छे से चेक करने लगता है कि उसे कोई क्लू मिल जाए, और इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि कुछ देर की मेहनत के बाद उसे क्लू मिल गया है, जो है 1401 नंबर का रूम। जियांग का टास्क प्रोग्रेस 60% कंप्लीट हो चुका है, जिससे जियांग खुश होकर बोलता है कि मैं सच के और नजदीक आ चुका हूं, क्योंकि अब मेरा प्रोग्रेस 60% तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट मुझे अब ये करना है कि ये जो 14 फ्लोर है वहां जाकर सारी चीजों को तलाश करना है। सीन अब 14th फ्लोर के तरफ में शिफ्ट हो चुका है। जियांग सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर के तरफ में हाफते हुए बोलने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया हूं। मैं यहाँ एलिवेटर से तो आना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने मुझे बताया कि ये डेंजरस हो सकता है। लेकिन छोड़ो इन बातों को, आखिरकार मैं 14th फ्लोर तक तो पहुंच ही गया। वैसे रूम नंबर 1401 इसी फ्लोर में होना चाहिए। जियांग डोर को ओपन करने वाला था, लेकिन तभी उसे आवाज सुनाई देती है। जियांग अपने मन में बोलता है, ये किसी के हाई हील्स की आवाज है, मेरे ख्याल से अंदर कोई ना कोई मौजूद है। और डोर को ना ओपन करके उसके साइड में अब ताका झाकी करने के लिए जियांग तैयार है। एक लेडी के पैर जिसने रेड कलर के हाई हील्स पहने हुए हैं, और ये है नर्स। पता नहीं कौन सी नर्स है, लेकिन ये हमारी सेक्सी नर्स से कम भी नहीं लग रही। उसके हाथ पर एक नाइफ है, और उसे देखते हुए जियांग मन में बोलता है, क्या ये हेड नर्स है? नहीं, ये हेड नर्स नहीं है, ये बस एक फीमेल नर्स है। इसे सेक्सी किलर नर्स बोलना गलत नहीं होगा। सेक्सी किलर नर्स पता नहीं किस और आगे बढ़ रही है, लेकिन जियांग छुपकर उसके हर मूवमेंट पर अपनी नजरें बनाए हुए है, और मन में कहता है, अच्छी बात यह है कि उसने मुझे नहीं देखा। लेकिन रुको, यहाँ पर दूसरी फीमेल नर्स भी है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। तभी एक आवाज आती है, ब्रदर। जियांग के पास में 2 मिस्ट्री चाइल्ड आ चुके हैं, जिनमें से एक मिस्ट्री चाइल्ड ने तो जियांग के पैरों को पकड़ लिया है, लेकिन दूसरा वाला मिस्ट्री चाइल्ड बोलने लगता है कि बले भैया, और दूसरा वाला चाइल्ड बोलने लगता है, भले भैया चलिए ना हम लोग गेम खेलते हैं। ये मिस्ट्री चाइल्ड की आंखों में देखो, आंखों के अंदर में आंखें तुम्हें दिखाई देगी, जो बहुत ही ज्यादा भयानक है यार। मिस्ट्री चाइल्ड जियांग के पास में जाते हुए बोलता है, ब्रदर चलिए ना साथ में मिलकर गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। जियांग तो परेशान हो जाता है कि आखिर अब इन मिस्ट्री चाइल्ड से कैसा पीछे छुड़ाया जाए, लेकिन जियांग घबराते हुए अपने फ्लैश लाइट को ऑन कर देता है। यार ये मिस्ट्री चाइल्ड उसके चपेट में आने की वजह से बहुत जोर से दर्द में चीखता है। जियांग ने अपने फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों मिस्ट्री चाइल्ड को खत्म कर दिया है। यार राहत का सांस लेते हुए बोलता है कि इन दोनों ने मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा दिया था। लेकिन रुको, आखिर ये क्या है? हलचल की वजह से इस किलर सेक्सी नर्स ने जियांग को देख लिया है। यार वो हंसते हुए बोलती है, शैतान बच्चे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जियांग उसकी आवाज को सुनकर बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। जियांग तेजी से मुड़कर अपने फ्लैश लाइट को इस नर्स के तरफ में ऑन कर देता है। यार घबराते हुए बोलने लगता है कि तेरी वजह से मैं बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए। फ्लैश लाइट का तो इस सेक्सी नर्स के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो नीचे की तरफ में गिर जाती है और उसका टोपी और नाइफ दोनों ही उसके पास से छूट जाता है। यार जियांग परेशान होकर बोलने लगता है कि फ्लैश लाइट इसके ऊपर में काम नहीं कर रहा है। जियांग तेजी से ऊपर भागते हुए चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम मिस्ट्रीज को, लोगों को चेस करना इतना पसंद क्यों है? और इस नर्स के हाथों में अब उसका नाइफ लग चुका है। नाइफ लगते ही वो बिना टाइम गवाए जियांग के ऊपर में उसे फेंक कर अटैक करती है। जियांग के ऊपर में तो नहीं लगता, लेकिन बेचारे के कुछ बाल शहीद हो जाते हैं। जियांग के सामने में रूफटॉप का डोर दिखाई देता है। वो अपने फ्लैश लाइट को मुंह में रख कर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर से बाहर निकलना होगा, और तेजी से डोर को ओपन करके घसीटा मारते हुए गिरते पड़ते वो बाहर निकल जाता है। सेक्सी किलर नर्स डोर के अंदर दिखाई जाती है। पता नहीं किसी रीजन की वजह से है शायद कि वो डोर को पार करके बाहर के तरफ में नहीं आ रही है, लेकिन जियांग इस सेक्सी किलर नर्स को दूर में देखते हुए कहता है कि मेरा इंट्यूशन बिल्कुल सही था। जब लोगों का सामना ऐसे हालातों से होता है तो डेफिनेटली वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन अगर भाग रहे हो तो कुछ मिनट पहले ही भागो, क्योंकि नर्स का स्पीड इतना हाई है कि वो तुम्हें पकड़ सकती है। उस स्क्रीम से जो क्लू रिलेट करता है वो है डर,
और वो पेशेंट जो रोने से डरते हैं, यहाँ तक कि इम्पेटिएंट बिल्डिंग में मौजूद ये नर्स इससे अफेक्ट होती है। उसके रोने का सोर्स रूफ है, जिसका मतलब है, और इसके बात पूरा करने से पहले पीछे से कोई बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, और जियांग परेशान होकर साइड के तरफ में देखता है, जहां पर हमें एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची दिखाई देती है जो रोते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए बोलती है कि आखिर आप कौन हैं। और हिंट सिस्टम आकर कहता है, क्यों लोग मुझसे डरते हैं, मैं भी स्नैक्स खाना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, लोगों से बात करके उन्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। क्या प्यारी सी साओ ने कोई गलती की है? लेकिन मैंने तो कोई गलती कभी की ही नहीं। तो इस बच्ची का नाम है साओ। साओ और जियांग दोनों ही एक दूसरे को अब देख रहे हैं। जियांग देखता है उसकी हालत को, जो बिल्कुल भी उसे ठीक नजर नहीं आती। फिर वो उसके बाल को सहलाते हुए प्यार से मुस्कुरा कर कहने लगता है, तो तुम्हारा नाम साओ है, जो बहुत ही प्यारा नाम है। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ आया हूँ। और उसकी बातों को सुनकर साओ मासूमियत से जियांग को देखती है। सीन 14th फ्लोर के वाइंडिंग मशीन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर से एक लॉलीपॉप नीचे गिरता है और लॉलीपॉप देते हुए जियांग कहता है, क्या तुम इसे पाने के बाद खुश हो? और जियांग ने साओ को बहुत सारे स्नैक्स और चॉकलेट्स बाय करके दिए हैं। साओ खुश होती हुए बोलती है कि हाँ, इससे पहले मैं इतनी ज्यादा खुश कभी भी नहीं थी। जियांग कहता है, तो साओ मुझे बताओ, क्या तुम बिग ब्रदर को कंपनी देना चाहोगी? और साओ खुश होती हुए बोलती है कि हाँ, बिग ब्रदर जहां भी जाएंगे मैं उनके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। जियांग साओ के मुंह को पोंछते हुए मन में कहता है कि ये कितनी अच्छी और इनोसेंट बच्ची है। मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर इसकी मॉम कहाँ है, लेकिन इसने तो जूते भी नहीं पहने। लेकिन जियांग का केयरिंग साओ को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जियांग और साओ दोनों साथ में आगे बढ़ चुके हैं। जियांग अपने मन में बोलता है कि मैं इस बात पे श्योर हूँ, जब तक कि साओ मेरे साथ में रहेगी तब तक ये फीमेल सेक्सी किलर नर्स मेरे पास में अपेयर नहीं होगी। नेक्स्ट मुझे 1401 नंबर के रूम में जाना होगा, जो वीडियो में दिखाया गया था, क्योंकि वहीं पर जाकर मुझे आगे का क्लू मिलेगा। जियांग एक रूम के सामने में आ चुका है। डोर को हल्का सा ओपन करके अंदर का नजारा देखता है, लेकिन हमारी साओ ये ना देखते हुए कि जियांग वहीं पर रुक चुका है, वो जियांग से टकरा जाती है और पूछती है कि ब्रदर आखिर क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? और जियांग उसकी आंखों को बंद करते हुए बोलता है कि साओ तुम्हें सामने नहीं देखना चाहिए। अंदर का नजारा देखने के बाद जियांग का एक्सप्रेशन बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। अपने मन में जियांग बोलता है कि ये रूम बहुत ही ज्यादा डर्टी है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? रूम के अंदर में एक आदमी को लकड़ियों के ऊपर में बांध कर टांग के रखा गया है और रूम का हालत तो बहुत बुरा है। रूम के चारों तरफ हम लोगों को खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है किसी को बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है यहाँ। और इस बंदे की हालत कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि ये कोई कुपोषित डॉक्टर है। जियांग अपने मन में कहता है, अगर इसे गेम की तरह देखा जाए तो ये सचमुच में बहुत ज्यादा टेरिबल है। सेक्सी किलर नर्स अपने हाथों पर नाइफ लिए हुए इस आदमी को टॉर्चर करने वाली है। जियांग ये देखते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या ये वही गोस्ट नर्स है जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैं कॉरिडोर में मिला था? ये डॉक्टर खांसते हुए कहता है कि मैं अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ, लेकिन ये सेक्सी किलर नर्स अपने नाइफ को उसके गले में धीरे धीरे करके घुसेड़ने लगती है और ये डॉक्टर खांसने लगता है, दर्द में कराहने लगता है। और ये सब कुछ देखते हुए जियांग अपने मन में कहता है कि रुको, ये तो 1401 नंबर का रूम है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यार नीचे की तरफ से साओ बोलती है कि ब्रदर आखिर क्या हो रहा है? इस फ्लोर में तो खून पानी की तरफ फैला हुआ है। इस नजारे को देखकर मेरा हालत इतना खराब हो गया है, साओ देखेगी तो पता नहीं बेचारी का क्या होगा। नर्स ने डॉक्टर के राइट हैंड की शोल्डर के तरफ उसकी चमड़ी को अपने चाकू से छील दिया है। उसकी मांसपेशियां दिख रही है। डॉक्टर का हालत बहुत बुरा है। इतने बुरी तरीके से कोई किसी को भी प्रताड़ित नहीं करता, लेकिन डॉक्टर साइड की नजरों से घबराते हुए देखता है और उसे जियांग दिखाई देता है दरवाजे के पास और वो कराहते हुए बोलता है कि मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। और जैसे ही वो अपने जीप को बाहर निकालता है, ये सेक्सी किलर नर्स अपने नाइफ से उसके ऊपर में बड़ी ही क्रूरता से एक साइको हंसी के साथ अटैक कर देती है और उस डॉक्टर का जीप फ्लोर पर हमको पड़ा दिखाई देता है। जियांग ये सब कुछ देखकर शॉक में आ चुका है। सेक्सी किलर नर्स इतने में ही नहीं रुकती, वो बहुत ब्रूटल तरीके से इस आदमी को टॉर्चर कर रही है। जियांग ये सब कुछ देखते हुए मन में बोलता है, क्या ये आदमी मर गया? आदमी पीछे से कराहते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, मुझे जाने दो, मैं अपनी गलती को मानता हूं, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मेरी जिंदगी को बख्श दो। जियांग मन में कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि अब ये सीन दोबारा से रीअरेंज हो रहा है। और जियांग कहता है क्या मेरे साथ में कोई मजाक हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले इस नर्स ने बहुत बेरहमी से इस आदमी को टॉर्चर किया था, लेकिन सारी चीजें अब दोबारा से रिपीट हो रही है। और ये आदमी बोलने लगता है कि मैं ये सारी चीजें दोबारा कभी नहीं करूंगा, प्लीज एक बार के लिए मेरी जिंदगी को बख्श दो। लेकिन ये सेक्सी किलर नर्स एक साइकोपैथ की तरह हंसते हुए बोलती है कि
तुम्हारी जिंदगी को मैं कैसे बख्श दूं। लेकिन सेक्सी किलर नर्स इतने में ही नहीं रुकती, वो कंटिन्यूअसली इस आदमी को टॉर्चर कर रही है यार। ये आदमी उससे भीख मांग रहा है रहम की और दोबारा ऐसी गलती ना करने का उससे वादा भी कर रहा होता है। लेकिन जियांग साओ की आंखों को अभी भी बंद किए हुए है। साओ बोलने लगती है कि ब्रदर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूँ। जियांग कहता है ठीक है हम लोग वापस चलते हैं, लेकिन तुम अपना आंख को कुछ देर के लिए बिल्कुल भी मत खोलना। और साओ कहती है कि ठीक है। जियांग साओ को दोबारा से रूफटॉप पर ले आता है और साओ बोलने लगती है कि ब्रदर क्या अब मैं अपनी आंखों को खोल सकती हूँ। और जियांग कहता है कि हाँ अब तुम खोल सकती हो। और जियांग उसके सामने में एक बड़ा सा हार्ट से वाला लॉलीपॉप ले आता है, जिसे देखने के बाद साओ तो बहुत ज़्यादा खुश होती हुई बोलती है कि ब्रदर क्या ये मेरे लिए है। और जियांग स्माइल करते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। और साओ कहने लगती है लॉलीपॉप को पकड़कर कि हाँ मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन बिग ब्रदर क्या आप साओ के साथ खेलने के लिए नेक्स्ट टाइम दोबारा आओगे। और जियांग कहता है कि हाँ मैं तुमसे मिलने के लिए और खेलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और इस बात को सुनकर साओ खुश होती हुई बोलती है ठीक है मैं आपके दोबारा आने का इंतजार करूंगी। जियांग के सामने में नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है चैलेंज मिशन क्राइंग लिटिल गर्ल सोरो ऑफ द ब्लडी नाइट 70% तक कंप्लीट हो चुका है। जियांग कहता है कि कुछ और % और उसके बाद मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। न केवल प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के एडमिशन का रिकमेंडेशन, साथ ही चैलेंज कंप्लीट करने के लिए स्कूल के तरफ से 1 मिलियन का बोनस भी दिया जाता है। मैं यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट होकर आया था। मेरा बैकग्राउंड और फैमिली मेरे प्रीवियस लाइफ के समान ही है। मेरे पेरेंट्स 10 साल पहले ही डिसअपेयर हो गए। मेरी सिस्टर जिसे अपनी लाइफ एंजॉय करना था वो कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करके मुझे रेस कर रही थी। मैं तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि किन मुश्किलों का उससे सामना करना पड़ा होगा। मुझे हर हालत में इस चैलेंज मिशन को कंप्लीट करना है। यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी और अपनी सिस्टर की लाइफ को बेटर बना सकता हूँ। जियांग के सामने में ली झाओ आ जाता है और वो कहता है कि जियांग ची आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग अपने मन में कहता है कि ली झाओ ने किसी तरीके से 500 स्लाई कॉइन्स इकट्ठा कर लिया। देखकर ऐसा लगता है कि उसने भी इस चैलेंज मिशन को ओपन कर लिया है। ली झाओ कहता है कि तुम भी यहाँ तक पहुंच ही गए। देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों को सेम क्लू मिला है, तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते के बीच में मत आओ। जियांग कहता है कि मेरा सजेशन मानो, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। मुझे तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है कि तुम मरो या जियो। और अपने मन में कहता है कि साओ रूफटॉप पर वापस जा चुकी है, अब 14th फ्लोर पर जाने का मतलब सीधा मौत है। पीछे से जाओ चिल्लाते हुए बोलता है अगर तू जिंदा वहां से वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं। तू बकवास की बातें करना बंद कर ले, मैं रिवॉर्ड को लेकर ही रहूंगा और इस चैलेंज मिशन को मैं ही कंप्लीट करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन जियांग इग्नोर करके आगे बढ़ चुका है। समय हो चुका है 6:50। लंबे बालों वाला लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि तू एक नंबर का इडियट है, क्या तू मेरे साथ में कोई मजाक कर रहा है। एक पेशेंट को फोर्सफुली इंजेक्शन लगाना है, आखिर इस तरीके का बकवास मिशन कैसे हो सकता है। एक लड़की दूसरी लड़की को सहारा देती हुए बोलती है कि लंबे समय से मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। मैं पहली बार इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में आई हूँ और स्कूल ने हमें बताया था कि यहाँ का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल F होगा, लेकिन यहाँ पर तो हमको E लेवल के टास्क दिए जा रहे हैं। साउली कहती है लेकिन डिफिकल्टी लेवल E तो नेक्स्ट क्लास के लिए है ना। ये लड़का कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और उन लोगों ने 13 लोगों को मार दिया। वो 13 लोग ये किंग याओ के स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मरे थे और उन सभी के पास स्पिरिट थी, लेकिन एंड के टाइम में ये किंग याओ ही एक ऐसी कॉन्ट्रैक्टर थी जो सरवाइव कर पाई। लंबे बालों वाले लड़के के सामने में एग्जिट होने का नोटिफिकेशन आता है। अगर वो एग्जिट करता है तो वो फेल हो जाएगा और वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा सफर कर चुका हूँ, मैं और ज्यादा सफर नहीं कर सकता। भले ही मेरे पास में रिजोरेक्ट होने का चांस है, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के हाथों टॉर्चर नहीं होना चाहता। लड़की कहती है कि इसने बिल्कुल सही कहा, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। जियांग अपने मन में बोलता है कि मेरे ख्याल से आज जो सभी लोगों को टास्क दिया गया है वो सचमुच में काफी ज्यादा हार्ड रहा, इसीलिए सभी लोग अब वापसी करने का सोच रहे हैं। जियांग साइड के तरफ में चौक कर देखता है जहां पर ली जाओ वापस आ चुका है और उसे देखते हुए जियांग अपने मन में बोलता है कि ली जाओ ये तो 14th फ्लोर से जिंदा वापस आ गया, काफी चमत्कार वाली बात है। क्या यहाँ पर कोई हिडन बॉस था। ली जाओ अपने बाकी के क्लासमेट से पूछता है क्या तुम लोगों के पास में अभी भी अवेकनिंग पॉइंट्स है। शाओली और ये लड़का ली जाओ के सवाल का कोई भी जवाब नहीं देते। इन लोगों के सर झुके हुए हैं मायूसी से और इनके एक्सप्रेशन को देखते हुए जियांग कंफ्यूज होकर मन में बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे इस रिएक्शन का मतलब क्या है, क्या तुम सारे के सारे एक बार मर चुके हो। ली जाओ मायूस होकर बोलता है कि तुमसे अलग होने के बाद 14th फ्लोर की नर्स ने मुझे जान से मार दिया स्टैब करके। साउली कहती है कि लास्ट टाइम जब मैं सफाई कर रही थी तो उस वक्त रूफटॉप में किसी ने मेरे ऊपर में स्टैब करके मुझे जान से मार दिया और ये लड़का कहता है मैं कैबिनेट से टकरा कर मर गया। जियांग चिल्लाते हुए बोलता है तो आखिर तुम लोग यहाँ पर रुके क्यों हो, तुम लोगों को तो वापस चले जाना चाहिए, तुम्हारे पास में तो रिजोरेक्शन पॉइंट ही नहीं है। तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो ना कि अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो रियल
वर्ल्ड में भी मारे जाओगे। साओली कहती है लेकिन इस मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद हमें सिंगदाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने का चांस है। इससे बढ़कर इन मिस्ट्रीज का सामना करने के बाद अब मेरा फाइटिंग स्पिरिट और ज्यादा रेज हो गया है। मैं इजीली गिव अप नहीं कर सकती। या तो मैं सिंगदाओ यूनिवर्सिटी जाऊंगी या फिर सिंगमिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं हर हालत में यूनिवर्सिटी तो जाकर ही रहूंगी। आज का जो टास्क है मैं हर हालत में फिनिश करूंगी। दिखाती हूँ इन लोगों को कि आखिर मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और उसके विल पावर को देखते हुए जियांग खुश हो जाता है। सीन दद्दू मिस्ट्री की तरफ में शिफ्ट हो गया है, जो अपना पिछवाड़ा खोलकर अजीबोगरीब सी आवाजें निकाल रहे हैं लार टपकाते हुए। यार जियांग इनको इंजेक्शन लगा रहा था, कई इंजेक्शन तो टूट चुके हैं और वो पसीना पोंछते हुए बोलता है कि फाइनली काम पूरा हो गया। और दद्दू मिस्ट्री बोलने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा रूड हो बच्चे। जियांग दद्दू मिस्ट्री को देखते हुए खुश होकर मन में कहने लगता है कि ये सचमुच में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ये पेशेंट काफी ज्यादा अच्छे हैं। दद्दू मिस्ट्री वाइन को पाने के बाद खुश होते हुए बोलने लगते हैं कि डार्लिंग आज रात को हम दोनों मिलकर दारू पिएंगे और पूरा का पूरा पिएंगे। जियांग डोर के पास में जाकर उसे क्लोज करते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे बाकी साथियों का मिशन कैसा गया। कॉरिडोर में ली जाओ दीवार पर सटा हुआ शायद जियांग का इंतजार कर रहा है। ली जाओ को अपने सामने में देखकर जियांग कंफ्यूज हो जाता है। जियांग वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकालने के बाद अब ली जाओ से पूछने लगता है तो क्या तुम आज मेरे पास आज के असाइनमेंट के लिए मदद मांगने के लिए आए हो? तो मैं तुम्हें रिफ्यूज करता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को रिस्क में डालने का मेरे पास कोई भी रीजन नहीं, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड कभी कभी अच्छा और कभी कभी बुरा होता है जिससे मुझे डर लगता है। लेकिन ली जाओ सीरियस लुक में सामने जाकर जियांग के सामने में झुकते हुए बोलता है कि जियांग मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर जियांग घबरा जाता है। ली जाओ कहता है मैं माफी चाहता हूँ जो कुछ भी पहले के टाइम में हुआ था, मैं सचमुच में दिल से तुमसे माफी चाहता हूँ। मेरे पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये मिस्टीरियस वर्ल्ड का चैलेंज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे हर हालत में इसे कंप्लीट करना है। जियांग कहता है तो आखिर इससे मेरा क्या लेना देना? तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे माफी इसलिए मांग रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे कॉइन वाले ट्रैप में नहीं फंसा? ली जाओ एम्बैरेस हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें परेशान किया। दरअसल बात यह है कि एक पेशेंट जो मुझे मिला था वो हेड नर्स को जानता है और उससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला कि रूम नंबर 1401 का जो पेशेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड नर्स के ऊपर है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना उस जगह पर जाकर देखा जाए, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी इस गलती से मैं अपने रिवाइव होने के चांस को खो बैठूंगा। लेकिन इसके अलावा उसने मुझे एक और हिंट दिया था कि हेड नर्स के रूम में जाने के लिए, लेकिन लगता है कि मुझे वहां पर जाने का अब चांस नहीं मिलेगा। हिंट की बात सुनकर जियांग के कान खड़े हो जाते हैं। वो ली जाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि क्लास लीडर आखिर तुम ये कैसी बकवास की बातें बोल रहे हो? और ली जाओ कंफ्यूज होकर बोलता है कि ब्रो इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम अपने बिहेवियर बदल रहे हो। जियांग कहता है कि ब्रो हम लोग क्लासमेट्स हैं यार, आखिर मैं तेरी मदद कैसे नहीं करूंगा? मैंने कल रात ही साओजुन का बदला ले लिया था, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू फू को जाकर पूछ सकता है। एक पेशेंट की तरफ दिखाया जाता है जो कि अपने टीवी पर कार्टून देख रहा है चिप्स खाते हुए। ये एक फैटी पेशेंट है जो बोर होकर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से मुझे हेड नर्स से अपने बेड को चेंज करने के बारे में बात करना चाहिए। तभी इस रूम के अंदर अचानक से टूटने की आवाज आती है। ये पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ हमारे जियांग के सारे पेशेंट आ चुके हैं। दद्दू मिस्ट्री के हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन है और ये फैटी पेशेंट देखते हुए बोलता है कि आखिर ये सब कुछ करने का मतलब क्या है? और दद्दू मिस्ट्री अपने हाथों पर बड़े से इंजेक्शन को लेकर आगे की ओर में बढ़ते हुए बोलते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को परेशान करने की? आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि बुली करना कैसा होता है। और ये पेशेंट चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम सब कुछ ये क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ बाहर निकलो। ग्रैंडपा आप ऐसा मत कीजिए, मैं अपने पेरेंट्स को खुद निकाल सकता हूँ। ली जाओ बाहर की तरफ में ये सब कुछ देख रहा है जहाँ पर सारे लोग मिलकर इस फैटी पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं। ली जाओ परेशान होकर अपने मन में कहता है कि ये एक ई लेवल का मिस्ट्री था और ली के सारे पेशेंट उसका कमांड मानते हैं। और जियांग साइड की तरफ से बोलने लगता है कि क्लास लीडर आप मुझे हेड नर्स के रूम के बारे में कुछ बताने वाले थे क्या? जियांग एक रूम के सामने में पहुंचकर अपने मन में कहता है कि ली जाओ के इंफॉर्मेशन के अनुसार हेड नर्स जो है वो नेगेटिव 4th फ्लोर पर रेस्ट करती है और यही वो एलिवेटर है जो उस नेगेटिव फ्लोर तक जाता है। जियांग एलिवेटर के अंदर जाकर -4 के बटन को प्रेस करता है। एलिवेटर अब नीचे की तरफ में जा रहा है। जियांग के साइड में एलिवेटर में मौजूद एक खूबसूरत सी लड़की भी दिखाई देती है जिसके गले कटे हुए हैं, दोनों ही शांत है। ये लेडी अपनी काली काली आंखें खोलकर जियांग से मुस्कुराती हुई पूछती है कि सर क्या आप मॉर्ग्यू जा रहे हैं? जियांग बोलता है कि हाँ मैं मॉर्ग्यू जा रहा हूँ। और लेडी कहती है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने मन में कहती है कि ये मॉर्ग्यू जाना चाहता है। क्या इस लड़के ने कोई गलत दवाई खा ली है? यहाँ तक कि मैं एक ह्यूमन नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे भी उन गोस्ट से डर लगता है। फ्लैशबैक से याद करते हुए बताती है कि ये हॉस्पिटल लगभग 100 सालों से यहाँ पर मौजूद है।
पेशेंट को क्योर करने के अलावा ये हॉस्पिटल जितने भी मरे हुए लोग हैं उनको मॉर्ग्यू में भेजता है और जितने भी अनरिकॉग्नाइज्ड कॉर्पस है वो सारे के सारे मॉर्ग्यूज में भेजे जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि मॉर्ग्यू बहुत ज्यादा शांत जगह है। कई बार देखा गया है कि वहां पर की लाशें डिसअपेयर होकर बाहर के तरफ में खेलने निकल जाती है। जियांग बोलता है कि रुको, क्या मरे हुए लोग भी खेलने के लिए वापस आ जाते हैं? और ये लेडी कहती है कि हाँ, ये सचमुच में बहुत ज्यादा वियर्ड है ना। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेड नर्स ने उनके हाथों में रेड नंबर प्लेट को लगाया है और एक क्रीपी स्माइल कर हाथों को दिखाते हुए बोलती है कि देखो, क्या तुम्हें ये सेम नहीं लग रहा? लेकिन ये क्या, उसके हाथों में तो रेड नंबर प्लेट है ही नहीं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और चिल्लाती हुए बोलती है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट कहाँ है? जियांग अपने पास से ब्रेसलेट निकालते हुए बोलता है, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? जियांग के हाथों से अपने ब्रेसलेट को छीनती हुए मन में कहती है कि आखिर मेरा ब्रेसलेट इसके हाथों में कब आ गया? लिफ्ट का डोर ओपन होता है। लेडी कहती है कि ये तो नेगेटिव फ्लोर है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जल्दी जल्दी से लिफ्ट के बटन को प्रेस करने लगती है, जल्दी से डोर बंद हो जा। जियांग कहने लगता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गई हो? लेडी कंटिन्यूअसली बटन प्रेस करते हुए बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या ये दरवाजा टूट चुका है? क्या बिगड़ने के लिए इसको यही समय मिला था? मुझसे जल्द से जल्द फिक्स कराना होगा क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दोनों ही यहाँ पर अब उस डोर से बाहर का नजारा की तरफ में देखने लगते हैं और बाहर हम लोगों को एक पेशेंट दिखाई देता है जो ज़ॉम्बी की तरह आगे बढ़ रहा है। अभी मिस्ट्री जैसे ही मुड़ता है, इसकी खोपड़ी उड़ चुकी है, खाली दिख रहा है दिमाग। इसकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। वो तेजी से अब भागने लगता है जियांग और इस लेडी के तरफ। ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री इन दोनों को ही आज खाकर ही रहेगा। और ये लेडी कंटिन्यूअसली बटन को प्रेस करते हुए बोलती है कि हे भगवान, आखिर ये क्या हो रहा है? ये डोर तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मिस्ट्री इनके और नजदीक पहुंच चुका है और तेजी से इसके तरफ बढ़ रहा है। वो चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हम लोगों के पास में पहुंच ही गया और लेडी इतना ज्यादा घबरा गई है कि वो कंटिन्यूअसली अभी भी उस बटन को प्रेस कर रही है और कह रही है कि दरवाजा जल्दी से बंद हो जा। आखिरकार लेडी की मेहनत काम आ गई है। अब डोर क्लोज होने लगता है। वो राहत की सांस लेते हुए बोलती है कि फाइनली अब हम सेफ हैं। लेकिन जियांग डोर को क्लोज होने से पहले ही रोक देता है। लेडी से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? लेडी कंफ्यूज होकर जियांग को देखने लगती है और परेशान भी हो जाती है। लेकिन ये जो ज़ॉम्बी टाइप का मिस्ट्री है वो डोर के जस्ट नजदीक में आ चुका है। जियांग बोलने लगता है लेडी से, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? वो भी लिफ्ट के अंदर में आना चाहता है। तुम आखिर डोर को बंद क्यों कर रही हो सकता है कि इसे किसी अर्जेंट काम से जाना हो। अगर ये एलिवेटर को मिस कर देगा तो इसका काफी समय बर्बाद हो जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। लेडी अपने मन में कहती है कि क्या ये आदमी पागल वागल हो गया है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके सामने में ये एक गोश्त है, उसके लिए ये इंसानियत वाली बातें बोल रहा है। क्या इसका कोई पेंच वेंच ढीला है? अब जियांग ज़ॉम्बी टाइप का मिस्ट्री और लेडी तीनों ही एलिवेटर पर चढ़ चुके हैं। जियांग ज़ॉम्बी मिस्ट्री से कहता है कि ब्रदर, आखिर तुम अपने सर को कैसे धोते हो? और उसकी बातों को सुनते हुए लेडी काफी परेशान हो जाती है कि आखिर एक बंदा जो ह्यूमन है वो गोश्त के साथ इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। अब एलिवेटर नेगेटिव सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुका है, जहां हमें व्हील चेयर पर विराजमान एक लेडी या फिर लेडा दिखाया जाता है जो जमीन पर गिरी हुई है। वो बोलती है कि प्लीज मुझे भी एलिवेटर के अंदर आने दो, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग व्हील चेयर वाली लेडी को देखते हुए कहता है कि सिस्टर, आखिर तुम बाथरूम कैसे जाती हो? अब नेगेटिव थर्ड फ्लोर आ चुका है, जहां हम एक ग्रैंड माँ को देखते हैं जो कि अंदर आते हुए बोलती है कि बच्चे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में कहती है कि ये बच्चा मुझसे नहीं डरता, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें करेज तो है। ग्रैंड माँ को तुम्हारी दरिया दिली बहुत ज्यादा पसंद है और उसके मुंह से लार भी टपक रहा है। तभी कोई अपने मन में कहता है कि ग्रैंड माँ, आखिर आप इतनी ज्यादा एक्साइटेड मुझे क्यों लग रही है? सारे लोग काफी ऑकवर्ड पोजीशन में हैं। एक जियांग ही है जिसके चेहरे पर स्माइल है। जियांग ग्रैंड माँ की दांत को हाथ में पकड़े हुए मुस्कुरा कर कहता है कि ग्रैंड माँ, आखिर आप अपने दांत को कहाँ पर ठीक करवाते हैं? यहाँ पर कोई डेंटल क्लिनिक भी है क्या इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में? जियांग की हरकतों को देखकर ग्रैंड माँ थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन हमारी जो लेडी है वो तो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। वो अपने मन ही मन में फ्रस्ट्रेटेड होती हुई कहने लगती है कि बहुत हो गया ये सब कुछ, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब इस लड़के को खाकर ही रहूंगी। और इसका गला जैसे ही खुलता है वहां पर नुकीले दांत दिखाई देते हैं। क्या हमारे जियांग को आज ये खा जाएगी? लेकिन खोपड़ी मिस्ट्री रोकती हुई बोलता है कि रुक जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने काफी लंबे समय से इसकी बकवास बातों को सुना है, तो क्यों ना इसका खात्मा करने की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर में सौंप दो। ये व्हील चेयर वाली मिस्ट्री भी गुस्से में कहने लगती है कि नॉनसेंस वाली बातें को छोड़ दो क्योंकि ये मेरा है। क्या तुम लोगों को मॉडेस्टी का मतलब भी समझ में आता है? और ग्रैंड माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोलने लगती है कि तुमने अभी क्या
कहा, तुम्हारे सामने में सीनियर सिटीजन है, तुम आखिर इस तरीके के शब्दों को कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? भूल जाओ, ये ग्रैंडसन तुम लोगों में से किसी का नहीं होने वाला, क्योंकि ये ग्रैंडसन पूरा का पूरा मेरा है। फ्लोर नंबर -4 आ चुका है। लिफ्ट के अंदर में ये चारों एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं। वो बोलते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, आज ये हम लोगों के हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा, तुम लोग स्टूपिड हो, इस तरीके की कई सारी बातें। सारे मिस्ट्रीज मैं करते हुए जियांग को नोटिस ही नहीं करते और ये लेडी चिल्लाती हुए कहने लगती है, क्या तुम सारे के सारे गधे हो? वो लड़का यहाँ से जा चुका है, ये चीज भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? जियांग आगे बढ़ते हुए मन में बोलता है कि अच्छा यही है कि छुपते छुपाते हुए मैं आगे बढ़ता रहूं। असल सिस्टम ने जब मैं रूम नंबर 1401 पर सर्च कर रहा था हिंट दिया था, ये सारे मिस्ट्री क्रीचर्स अपने आप की ही परवाह करते हैं और ये अपने शिकार को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। अगर यहाँ पर वुल्फ ज्यादा है मीट के मुकाबले में तो ये उसके लिए फाइट जरूर करेंगे। दरअसल मैं फाइट के लिए पूरा तैयार था, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं थे कि मैं उनसे फाइट बैक करूं। जियांग आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, तो ये है मॉर्ग्यू, और सिस्टम हिंट आकर कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा शांत जगह है, ना ही यहाँ पर कोई हार्श वॉइस सुनाई दे रहा है। और मन में कहता है, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर और ज्यादा कॉर्पस है, लेकिन रुको, क्या ये मेरे क्लासमेट्स के कॉर्पस है? हिंट सिस्टम आकर बोलता है, यही वो जगह है जहां पर मैं शांति से सो सकता हूं। और जियांग इन डेड बॉडीज को पार करते हुए आगे की तरफ में जाता है और तभी टेबल के पास में उसे एक डायरी और लेटर दिखाई देता है और जियांग की नजर उस पर पड़ चुकी है और डायरी और लेटर को उठाने के बाद जियांग उसे ओपन करके पढ़ता है। 25 अगस्त, फाइनली इतने सालों की मेहनत के बाद मैंने अपने ड्रीम को पा लिया। भले ही मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने टीचर की तरह एक डॉक्टर बनकर लोगों की मदद करना चाहती थी और वो मैं अब कर रही हूँ। 18 सितंबर, सिंह आज इम्पेटिएंट डिपार्टमेंट में आया, जो बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चा है, जो एक छोटे से आइसलैंड से इस हॉस्पिटल में आया है। वो बिल्कुल भी नहीं रोया और कोऑपरेट करते हुए मुझे इंजेक्शन लगाने दिया। उसे देखकर मुझे अपना बचपना याद आ गया। नोटिफिकेशन कहता है, आपको चैलेंज हिंट मिला है, ओल्ड फोटो सोरोफुल क्राई ऑफ द ब्लडी नाइट, कंप्लीशन प्रोग्रेशन 90%। मार्च, टीचर न्यू टियान ने मुझे ये करके प्रेस किया कि मेरे पास में स्ट्रॉन्ग लर्निंग एबिलिटी है, वो आशा करते हैं कि उनके पोस्ट को मैं इनहेरिट करूंगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि जिस टीचर को मैं एडमायर करती थी ये वही थे और मैं इनके नाक को कभी भी नीचा होने नहीं दूंगी। लेकिन टीचर ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मैं तो उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी, आखिर ये कैसे हुआ? वो मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आखिर कोई मेरी मदद करने क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और डर्टी है। आखिर सारे लोग मुझे इस तरीके से क्यों देखते हैं? ये सारी बातें मेरे कान के चारों तरफ घूमती है, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं सुनना है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इन लोगों को ये पता ही नहीं है। मैं यहीं पर आराम कर सकती हूँ। मैं बस बताना चाहती हूँ कि मैं एक विक्टिम हूँ। मैं इन सब को तबाह कर दूंगी, जान से मार दूंगी, मैं तुम सबको टॉर्चर करूंगी। जियांग अपने मन में कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चैलेंज के पीछे में ये स्टोरी छुपी हुई है। नोटिफिकेशन आकर कहता है, आपने सक्सेसफुली चैलेंज हिंट को ऑब्टेन कर लिया है। द किलर्स टेल सोरोफुल क्राई ऑफ ब्लडी नाइट, कंप्लीशन प्रोग्रेस 99%। जियांग मुंह बनाकर कहता है कि यार ये तो 99% में रुक गया, इंटेंशनली ये सिस्टम ये सारी चीजें मेरे अगेंस्ट में कर रहा है। अचानक से वार्निंग का सायरन बजने लगता है और कोई कहता है कि वार्निंग वार्निंग, सारे चैलेंजर्स ध्यान से सुने। मिस्टीरियस चैलेंज टेम्परेरी तौर पर नाइटमेयर मोड में स्विच हो चुका है। रात के बाद 50 साल पहले का किलर दोबारा से अपेयर होने वाला है। नए किलिंग राउंड्स आने वाले हैं। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट तो शॉक हो जाते हैं। इन सारी बातों को सुनकर जियांग हंसता है और कहता है, नाइटमेयर मोड, ये इवेंट तो सेंचुरी में एक बार होता है, लेकिन अब ये मेरे टाइम में हो चुका है। इस नाइटमेयर डिफिकल्टी लेवल का डेथ रेट हाईएस्ट होता है और इसका रिवॉर्ड नॉर्मल मोड के मुकाबले में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। नोटिफिकेशन अपेयर होकर कहता है कि चैलेंज मिशन अब चेंज हो चुका है, चैलेंज मिशन अब द लास्ट सर्वाइवर है। जियांग मन में कहता है, कमीने, तेरे पास इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मैंने किसी तरीके से इसे 99% तक कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अब तूने तो मिशन ही चेंज कर दिया। जियांग को दोबारा से किसी चीज का एहसास होता है। जैसे ही वो साइड की तरफ में मुड़कर देखता है, हम हेड नर्स को देखते हैं, जो जियांग को अपने सामने में इस जगह पर देखकर बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाथों में डायरी है और हेड नर्स ने अब जियांग को रंगे हाथों पकड़ लिया है। पता नहीं हमारे जियांग का क्या होने वाला है। जो भी होगा अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय बाय।